अध्याय 81। चिंता मत करो, मैं कोमल बनूंगा। खुद को प्रकट करने में कुछ मिनट बाद मेंगजिया को वह सारी बातें याद आईं जो तांगहू ने सुयांग के साथ की जगह बनाई जबकि चेनयू उन्हें अकेले छोड़ने के लिए बाहर चला गया था। उसका व्यवहार पहले सामान्य लग रहा था और जब उसे खेती के दौरान कठोर महसूस हुआ तो मैंने सोचा कि वह फिर से जीना चाहता है। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए वह तेजी से और अधिक आक्रामक और हिंसक हो गया। शुरुआत में मुझे लगा कि उसका असामान्य व्यवहार तनाव या कुछ इसी तरह का कारण था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और इसे सहन किया। लेकिन चीजें तब बदल गईं जब उसने मुझे बिना बताए पीटना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उसने किसी तरह की गालियां देना भी शुरू कर दिया। वह किस तरह की बुलबुल चिल्ला रही थी। सु यांग ने अचानक बीच में ज्ञान पूछ लिया। मेंगजिया ने पहले तो उत्तर देने में झिझक रही थी, लेकिन सु यांग के तीव्र संपर्कों ने तुरंत उसका मन बदल दिया। वह ऐसी बातें चिल्ला रहा था, मैं कभी भी उस कमीने सु यांग को नहीं कहूंगा। मेंगजिया ने इस वाक्य से अजीब और शर्मिंदगी महसूस की है। तो यह उसकी वजह से है। ओह, सु यांग ने मन ही मन बहुत भरा है। उसकी स्थिति तुरंत समझ में आ गई क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन में कई बार इसी तरह की घटनाओं का सामना किया था जहां लोग उसकी उपस्थिति के कारण पागल और बेचैन हो गए थे, उन्हें ऐसे ही काम करने के लिए प्रेरित किया गया था। आमतौर पर नहीं दिखते थे। ऐसी ऐसी बातें भी कहीं। सु यांग ने अचानक अपने हाथ का प्लास्टर लगाया और उन्होंने कहा, बस मुझे स्थिति को समझने के लिए काफ़ी कुछ सुनने को मिला है। हालांकि मेरी वजह से दर्द सहना पड़ा, उसके लिए मैं शस्त्रागार धारण नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये सुनिश्चित है करने के लिए तांगहू से नितंगों की वह ऐसा चाहती है। पैर फिर कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि कम से कम मैं तो यही कर सकता हूं। उन्होंने इस गैरकानूनी में केवल मौजूद रहने के अलावा कोई भी हिस्सा नहीं लेने के बावजूद माफ़ी की छूट दी है। आप उसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं अगर आपको मेरे प्लेसमेंट पर कोई इच्छा न हो? मेंगजिया ने चिंतित भाव से पूछा। क्या आप संप्रदाय के बारे में इसके बारे में बता रहे हैं या आप? जबकि सु यांग ने अपने मित्र शिष्य की हत्या के बाद अपने जान जोखिम में डालने का विचार हास्यास्पद था, मेंगजिया मदद नहीं कर सका लेकिन महसूस किया कि सु यांग के दिमाग में भी ऐसा विचार था। क्या चाकू मेरे मारने से कोई परेशानी है? सु यांग ने अचानक उस पर हमला करते हुए शांति स्वर में कहा। मेंगजिया की बैटरी से बनी चीजें टूट गईं और उनका शरीर खराब हो गया। हालांकि वह इस घटना से तांगहू से घृणा करने लगी थी, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं अभी भी उसके लिए माफ़ी मांगने की कोशिश हो रही थी, बिना किसी तथ्य के। शायद यह उस समय का कारण था जो वे एक साथ थे, या शायद इसलिए कि उसका एक हिस्सा था जो अभी भी उससे प्यार करता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि इस घटना का कारण तांगहू मर जाए। और स्वाभाविक रूप से सु यांग ने अपने अंदर इस अनिच्छा को देखा पा रही थी। अच्छा ऐसा है। सु यांग को अब इस जगह पर रहने का मन नहीं हुआ और वह जाने के लिए खड़ी हो गई जहां चेनयू उन दोनों के खत्म होने का धैर्यपूर्वक बाहर इंतजार कर रहा था। इंतजार? मेंगजिया ने तुरंत उसे रोक दिया। हालांकि उसने जो किया वह भयानक था, मैं बता सकता हूं कि उसे भी दर्द महसूस हो रहा है। दर्द? सु यांग ने ठंडा उपहास किया। फिर उसने मेंगजिया की आंखों में देखा और कहा, वह आदमी पहले ही भ्रष्ट तकनीक विकसित करने के कारण अपना दिमाग खो चुका है और उसने आपके साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद भी आप उसकी रक्षा करना चाहती हैं। कितना मूर्ख है। मेंगजिया उसके स्पष्ट रूप से अप्रसन्न स्वर से बुरी तरह कांप उठी और वह हैरान होकर खाली चेहरे के साथ चुपचाप वहीं बैठ गई। एक क्षण बाद उदासीन अभिव्यक्ति के साथ सु यांग ने कहा, क्या तुम चल सकते हो? हाँ, फिर मेरे पीछे आओ, उसने दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहा। हम कहाँ जा रहे हैं? तांगहू की यात्रा के लिए, जाहिर है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मेंगजिया ने उसे चौड़ी आंखों से देखा, वह एक ही समय में चकित और भयभीत लग रही थी। अब वह उसे तांगहू के पास क्यों ले जाएगा? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आपका काम हो गया। दरवाजा खुलने पर चेनयू ने उससे पूछा। तभी उसकी नज़र मेंगजिया पर पड़ी जो उसके पीछे चल रही थी और उसकी आंखें झटके से चौड़ी हो गईं। सिस्टर मेंग, क्या आप निश्चित हैं कि आपको खड़ा रहना चाहिए? चलना तो दूर की बात। मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मेंगजिया ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। मुझे अब सु यांग के साथ कहीं जाना है, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। क्या? चेनयू इस समय बेहद हैरान लग रहा था। ऐसा होने के लिए उनकी बातचीत के दौरान क्या हुआ? एक पल की चुप्पी के बाद सु यांग ने चलना जारी रखा और मेंगजिया ने उसका पीछा किया। सिस्टर चेन, कृपया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चेनयू ने थोड़ी देर बाद आह भरी और सिर हिलाया। जल्दी करो और आराम करने के लिए वापस आओ, ठीक है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्योंकि वह अपने चेहरे पर स्पष्ट चोटों के कारण ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी, इसलिए मेंगजिया ने घर छोड़ने से पहले अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया। उनके जाने के बाद सु यांग उसे सीधे अपने रहने वाले क्वार्टर में वापस ले आया।
एक बार जब वे पहुंचे, मेंगजिया के पैर ठंडे पड़ गए और वह घर के पास तब तक नहीं जा सकी जब तक कि वह सुयांग के करीब नहीं खड़ी थी और अपने हाथों से उसकी आस्तीन को कसकर पकड़ रही थी। एक डरावने राक्षस के सामने एक भयभीत बच्चे की तरह लग रही थी। घर में प्रवेश करने पर सुयांग उसे सीधे तांगहू के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया। क्या हमें सचमुच ऐसा करना होगा? मेंगजिया ने मच्छर जैसी आवाज में पूछा। उसे स्पष्ट रूप से डर था कि तांगहू दरवाजे के पीछे से उसकी आवाज सुन सकता है। सुयांग मुस्कुराया और वह अचानक चिल्लाया, तांगहू, मुझे पता है कि तुम एक दुष्ट तकनीक विकसित कर रहे हो। इससे पहले कि मैं तुम्हारे कमरे के ठीक बाहर तुम्हारी प्यारी मेंगजिया से प्यार करना शुरू करूं, तुम्हारे पास अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए 3 सेकंड हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ये पहले से नहीं किया है। क्या? सुयांग की साहसिक घोषणा को सुनने के बाद मेंगजिया को अपने जीवन में डर का अनुभव हुआ और वह जल्दी से दरवाजे की ओर भागने लगी। लेकिन अफसोस, सुयांग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उसे कमर से पकड़ लिया और सीधे अपने आलिंगन में खींच लिया। तांगहू, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि मैं उसे तुमसे छीन लूंगा? मैं बोलते हुए भी उसके कपड़े उतार रहा हूँ। सुयांग ने फिर मेंगजिया की ओर देखा, जो अभी भी उसके आलिंगन में थी, भावुक नजरों के साथ एक आकर्षक मुस्कान के साथ, और कहा, चिंता मत करो, मैं एक निश्चित व्यक्ति के विपरीत सौम्य रहूंगा। सुयांग द्वारा ये शब्द कहने के लगभग तुरंत बाद तांगहू के कमरे का दरवाजा तेजी से खुला और तांगहू लाल आंखों और पूरे शरीर पर उभरी हुई नसों के साथ उनके सामने प्रकट हुआ। जब तांगहू ने सुयांग को मेंगजिया को गले लगाते हुए देखा, जिसका चेहरा शर्मा कर लाल हो गया था, तो वह गुस्से से भरे एक खूंखार जानवर की तरह दहाड़ने लगा। सुयांग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब तांगहू ने उसके उकसाने पर वैसी ही प्रतिक्रिया की जैसी उसने उम्मीद की थी, तो सुयांग मुस्कुराया। अपनी बाहों को मेंगजिया के शरीर के चारों ओर लपेटते हुए उसने कहा, तुम कितने मूर्ख आदमी हो तांगहू। क्योंकि तुम एक ऐसी समस्या के बारे में पागल थे जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थी, तुमने न केवल उस समस्या को वास्तविकता बना दिया है, बल्कि नुकसान भी पहुंचाया है आपका साथी शारीरिक और मानसिक रूप से। यदि आप इतने मूर्ख और असुरक्षित नहीं होते तो वह अभी मेरी बाहों में नहीं होती, लेकिन आपकी निकलने से पहले पहुंचने तक की गई पहुंचने की गई हो गई है। तो करने से तांगहू ने गोरिल्ला की तरह अपनी छाती पीटना शुरू कर दिया और उसकी आंखें खून की लालसा से लाल हो गईं। उसकी त्वचा भी इतनी काली हो गई थी कि उसका रंग भूरा हो गया था, लगभग हाथी की त्वचा की तरह। इस समय तांगहू अब एक इंसान नहीं बल्कि एक राक्षसी प्राणी जैसा दिखने लगा। कितना अफसोस है। सुयांग ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। अध्याय 82 चिरस्थायी पवित्र अग्नि। तांगहू। मेंगजिया की आंखों में आंखें आ गईं जब उसने तांगहू को देखा। शक्ल एक राक्षस जैसी थी। ऐसा तब होता है जब आप एक विनाशकारी तकनीक अपनाते हैं। आप मानव क्षेत्र से अपने सभी संबंध तोड़ देते हैं और मानव अपने खो देते हैं, एक विनाशकारी मानव बन जाते हैं। सुयांग ने कहा, गंभीर स्थिति के बारे में अपनी अभिव्यक्ति शांत था। छोड़ो, अगर तुम उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखना चाहते हो। मैं क्या असल में कोई दूसरा रास्ता नहीं है? उसकी मदद के लिए हम कुछ तो कर सकते हैं। मेंगजिया चिल्लाई। स्पष्ट रूप से उस पर किए गए आतंक के बावजूद उसे मरते हुए देखने को तैयार नहीं किया गया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सुयांग चुप रही। दरअसल ऐसे तरीके हैं जो तांगहू को उसकी वर्तमान स्थिति में भी बचा सकते हैं। हालांकि ऐसे में प्रवेश के लिए तैयारी और प्रयास की आवश्यकता होती है। ये कुछ ऐसा था जो सुयांग तांगहू जैसे व्यक्ति के लिए खर्च करने को तैयार नहीं था। उन्होंने फिर कहा, मैं खुद को डबल नहीं कहूंगा जब तक छोड़ सकते हो, छोड़ दो। मेंगजिया ने सिर हिलाने और बाहरी दृश्यों के लिए पहली बार तांगहू के सामने देखा। जब तांगहू ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया तो उसने उसे रोकने के लिए अपनी ओर झपट लिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मेंगजिया? वह दहाड़ा। अचानक सुयांग अपने मूल स्थान से गायब हो गई और एक भूत की तरह तांगहू के सामने आ गई। और आपको क्या लगता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? सुयांग ने अपनी आवाज उठाई और एक पल बाद एक जोर का गूंजा। हाँ, तांगहू को सुयांग के पीछे की ओर से एक अनोखा नमूना भेजा गया था, जो ट्रू स्पिरिट के शब्दों में था। भले ही आपकी साधना का आधार 10 गुना बढ़ जाए, फिर भी आप प्राथमिक आत्मा क्षेत्र में हैं, यहाँ तक कि गहन आत्मा क्षेत्र में भी सीखने योग्य नहीं हैं, तो मुझे ही छोड़ दें। दांतों के प्रभाव से तांगहू के मुंह से खून की धारा। हालांकि यह लग रहा था कि उसके चेहरे पर एक अनोखी विचित्र तरह की भावना पैदा हो गई थी। उस विहीनता की ताकतें इतनी मजबूत थीं कि वह एक चिथड़े की गुड़िया की तरह उड़ गई और उसके दिल में एक डरावनी भावना पैदा हो गई। वह दहाड़ते हुए अपने शरीर से डर की भावना को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। एक क्षण बाद तांगहू फिर से सुयांग पर झपटा। मेरे समय की कितनी बर्बादी है। सुयांग ने अपना सिर हिलाया और भारी है। क्यू, उसने अचानक उसे बुलाया। एक क्षण बाद उसके कमरे का दरवाजा अचानक खुला और कमरे से एक सुंदर देवी प्रकट हुई जो एक वास्तविक देवी जैसी थी। जब क्यू सुयांग के कमरे से बाहर आई, तांगहू की आक्षेपें अनायास ही स्थिर हो गईं।
वैचारिक या तर्क करने की क्षमता की कमी के बावजूद तांग हू कियू के बेजोड़ चेहरे और सुंदर हिस्से को चकित अभिव्यक्ति के साथ गहराई से नहीं रोका जा सका। उसकी लाल जगह उसकी स्वाभाविकता से मंत्रमुग्ध लग रही थी। सू यांग ने अर्नह सूचीबद्ध सांख्यिकी पर स्थिति बताए। जैसा कि ओहाई की बेटी से साहस की बात कही गई थी, हो यहाँ तक कि पुरुषों को आकर्षित करने की उनकी क्षमताएं भी बेहद विनाशकारी हैं। कियू की अलौकिक तांग हू को मोहित करने में सफल रही थी, जो लंबे समय से अपना था दिमाग और विचारधारा की क्षमता खो दी। आपने मुझे क्यों बुलाया पिताजी? निश्चित रूप से आप ये चींटी अकेले ही संभाल सकते हैं। कियू ने उसे देखा और आश्चर्यचकित कर देने वाली बात कही। उन्होंने अफसोस जताते हुए स्वर में कहा, मैं इस घर को उसके खून से दागदार नहीं करना चाहता, लेकिन अफसोस मैं उस लेवल पर नहीं हूं जहां बिना खून खराबा किसी को दागदार हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्यू ने उसकी ओर से अप्रत्याशित चेहरा देखा। एक पल की शेल्स के बाद उसने कहा, मैं उसकी देखभाल के लिए हो सकता हूं, लेकिन तुम मुझे अभी उस छोटी लड़की के साथ अपने मित्र के बारे में बताओगे और तुम उसके साथ कुछ दूर चले गए हो। सू यांग ने स्केचहाट और से चिल्लाते हुए कहा, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। मुझे संदेह है कि अभी अभी मेरे छोटे से काम से स्टार भी बेवकूफ़ बनाया गया है। मैं बस यही सुनिश्चित करना चाहता था, उसने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। एक क्षण बाद क्यू ने अपने सहयोगी से कुर्नेलिन और एक आक्रामक दबाव ने अचानक भी चकित तांग हू को अभी भी समी पर जबरदस्ती गिरा दिया और उसका चेहरा जमीन पर रख दिया गया। अपने निष्कलंक चेहरे पर निवेशक अभिव्यक्ति के साथ वह बोली, गायब हो जाओ तुम तुष्ट चींटी। अचानक मोमबत्ती की आग के आकार की एक छोटी सी चांदी की लौ सीधे तांग हू के निशान पर दिखाई दी। ये छोटी सी लौ तेजी से तेज और कुछ ही सेकंड में तांग हू के पूरे शरीर को भस्म कर दिया। तांग हू पीड़ा में चिल्लाते रहे, लौड़े को तितर बितर करने की कोशिश करते रहे, समुद्र पर चिल्लाते रहे, लेकिन अफसोस चांदी की आग लगातार जलती रही। और अजीब बात यह है कि तांग हू के इधर उधर सिल्वर की लौ पर उसके शरीर के बाहर कोई फोटो नहीं है, न ही उसके शरीर के अलावा कुछ भी जला हुआ है। जब सू यांग ने पहली बार चांदी की आग देखी तो उसकी आंखों में चमक की चमक उभर आई। अनंत पवित्र अग्नि। उन्होंने आसानी से पहचान लिया कि कियू किस प्रकार की आग का उपयोग कर रही थी, क्योंकि उसकी माँ भी उसी तकनीक का उपयोग करती थी। यह एक खतरनाक तकनीक थी जो एक गहरी आग पैदा करती थी जो तब तक जलना बंद नहीं करती थी जब तक उसका लक्ष्य पूरी तरह से खत्म न हो जाए, यहाँ तक कि राख भी पीछे न बचे। और कुछ ही सेकंड में तांग हू का शरीर शून्य हो गया। उनकी पूर्ण प्रतिभा अनंत पवित्र अग्नि द्वारा दी गई थी, राख का एक कण भी पीछे नहीं हट पाया था। मैं आश्चर्यचकित हूँ, सू यांग ने अचानक कहा। उन्होंने अपने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ कियू को देखा और जारी किया, जब तुम बच्चे थे तब से मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ और मेरे जाने से पहले तुम एक अलग तकनीक विकसित कर रहे थे। अब वे सभी गहनता में से जो तुम पवित्र चंद्रमा महल से खेती की जा सकती थी, तुमने चिरस्थायी पवित्र अग्नि तकनीक को बदलने का निर्णय लिया जिसे तुम्हारी माँ ने भी विकसित किया था। क्यों? ये सरल है, क्योंकि मेरी माँ ने इस तकनीक को सेक्रेड मून पैलेस में उपलब्ध किसी भी तकनीक से अधिक महत्व दिया, उसने उत्तर दिया। तो फिर आप तकनीक के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको ये पसंद है? मुझे ये पसंद है, उसने तुरंत एक सुंदर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। हालांकि यह सेक्रेड मून पैलेस की सबसे मजबूत तकनीकों जितनी मजबूत नहीं हो सकती है, लेकिन चिरस्थायी पवित्र अग्नि की खेती करते समय मैं सबसे अधिक आरामदायक महसूस करता हूँ। क्या ऐसा है? सू यांग ने कोमल मुस्कान दिखाते हुए कहा। यह क्या है? कियू ने उसकी प्रतिक्रिया से हैरान होते हुए कहा। ठीक है, आप देखिए, वह तकनीक मेरी ओर से आपकी माँ को एक उपहार थी, उन्होंने कियू को चौंकाते हुए कहा, जिसने तकनीक की उत्पत्ति के बारे में कभी नहीं सीखा था। पिताजी ने ये तकनीक माँ को दी थी, वह बुदबुदाया। अध्याय 83 वंशानुक्रम। चिरस्थायी पवित्र अग्नि एक प्राचीन श्रेणी की तकनीक है जिसे मैंने केवल ओहाई के लिए अपने शाश्वत प्रेम के प्रतीक के रूप में बनाया था। सू यांग ने उदासी व्यक्ति की, उसके संबंध दूर की ओर लग रही थी। यीयू चुप रह रहा है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसकी माँ को यह तकनीक इतनी प्रिय क्यों थी और देखभाल के साथ व्यवहार किया जाता था। लेकिन माँ ने देर से पहले मुझे ये तकनीक क्यों दी? कियू ने सिल्वर की लौ की गेंद को देखा जो मोमबत्ती की आग की तरह उसके हीरे पर टिमटिमा रही थी, उसका संपर्क अनिश्चितता से भर गया। आपने अब तक कितनी तकनीक समझ ली है? सू यांग ने अचानक पूछा। केवल प्रारंभिक मंच, उसने उत्तर में स्वर में खेद व्यक्त किया। यह आपके स्तर के किसी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है, सू यांग ने सिरिया में सहमति व्यक्त की। ऐसा लगता है जैसे अपनी माँ की खूबसूरती के अलावा भी बहुत कुछ विरासत में मिला हुआ है। तुम्हारा इसका क्या मतलब है? उसने अपनी ओर से देखकर आश्चर्यचकित कर दिया। अनंत पवित्र अग्नि की रचना युहाई के बारे में मैं जो कुछ भी जानता हूँ उसे ध्यान में रखकर सिखाया गया था, इसलिए आप कह सकते हैं कि यह उसकी योग्यता से मेल खाने के लिए तैयार की गई एक तकनीक थी, जिससे वह इस दुनिया में थी विशेष व्यक्ति बन गया जो संभावित रूप से इसे समझ सकता है और इसमें पूरी तरह से हासिल किया जा सकता है।
सुझाव दिया कि यदि आप उस तकनीक का उपयोग करने में सक्षम हैं जो केवल युहाई के लिए था, तो इसका मतलब है कि आपके पास भी तकनीक सीखना के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, सू यांग ने उससे कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्यू रेस्तरां वहां खड़ा था, फैक्ट्री में रह रहा था। सू यांग के साजंट को सुनने के बाद क्यू को इस तथ्य पर अधिक आश्चर्य हुआ कि वह प्राचीन ग्रेड पर एक तकनीक बनाने में सक्षम थी जिसे एक व्यक्ति के लिए तैयार किया गया था। खेती की तकनीक बनाने के लिए खुद में अपार प्रतिभा की आवश्यकता होती है। ऐसी खेती की तकनीक बनाने की तो बात ही छोड़ दें जो विशेष रूप से दुनिया के एक व्यक्ति के लिए था, और सू यांग के लिए ऐसी उपलब्धि हासिल करना उसकी प्रतिभा को केवल असामान्य माना जा सकता है। ये भी उल्लेख किया गया है कि साधना तकनीक लगभग कभी कभी उन लोगों के साथ भेदभाव नहीं करती है जो उनके रहस्यों को जानना चाहते हैं, इसलिए जो भी इसकी सामग्री को समझने की क्षमता रखता है वह जब तक सक्षम होता है तब तक इसमें प्रवेश करता है कर। हालांकि एक ऐसी साधना तकनीक जो इस तरह बनाई गई थी कि दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति समझ सके, कुछ ऐसा था जिसके बारे में क्यू ने कभी नहीं सुना था। 4 दिव्य स्वर्गों में सू यांग का अनुभव किस प्रकार का था? उसके सिद्धांतों के साथ उसने अपने बारे में बताया कि उसके बारे में जो कुछ सिखाया गया था। इसके अलावा क्यू सू यांग को केवल एक गुरु और सेक्रेड मून पैलेस में एक प्रतिष्ठित अतिथि के रूप में नियुक्त किया गया था, जो बाद में अपने पिता के बराबर भी बन गया, लेकिन वह अपनी पृष्ठभूमि के संबंध में अपनी ज्ञान की सीमा के बारे में था। उनकी माँ ओहाई ने भी मून पैलेस के बाहर सू यांग की पृष्ठभूमि के बारे में कभी कोई बात नहीं की, न ही उनके साथ उनके वास्तविक संबंध के बारे में। नरक क्यू को एकमात्र बार सू यांग के बारे में वास्तव में कुछ तब पता चला जब उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ ने द्वैक और अकेलेपन के कारण सू यांग के साथ अपनी कुछ यादें उसके साथ साझा की। सू यांग अचानक उसके पास आया और उसके हाथ उठाए और उसके हाथों पर टिमटिमाती चांदी की लौ को घूरते हुए बोला, जब मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें चिरस्थायी पवित्र अग्नि को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन दूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अन। क्यू ने थोड़ा गुलाबी चेहरा दिखाते हुए धीरे से सिर हिलाया। सू यांग ने फिर उस स्थान की ओर देखा जहां से तांग हु विचारशील अभिव्यक्ति के साथ गायब हो गया था। मुझे कभी यह पता लगाने का मौका नहीं मिला कि उसने भ्रष्ट तकनीक कैसे प्राप्त की। क्या यह उसे दी गई थी या क्या उसने इसे संयोग से हासिल कर लिया था? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति से उदासीन होकर अपने कंधे उचकाए। योजक चिन्ह। मेंग जिया को घर के बाहर इंतजार करते हुए कई मिनट बीत चुके थे, फिर भी सू यांग के जल्द ही प्रकट होने का कोई संकेत नहीं था। चूंकि ये घर ध्वनि रोधी अवरोधों से ढके हुए हैं, इसलिए वह घर के अंदर की हलचल को सुनने में असमर्थ थी। हालांकि इस चुप्पी ने उसे और भी अधिक चिंतित कर दिया। अंदर क्या हो रहा था? क्या तांग हु अभी भी जीवित है या वह सू यांग के हाथों बहुत पहले ही मर चुका है? क्या होगा यदि सू यांग ही मुसीबत में थी? मेंग जिया के दिमाग में दर्जनों सवाल उठे, हर एक ने उसके अंदर वापस लौटने की इच्छा को थोड़ा और मजबूत बना दिया। और आखिरकार कुछ और मिनटों के बाद दरवाज़ा खुला। सू यांग तुरंत बाद उभरे, उनकी अभिव्यक्ति शांत थी और परेशानी का एक भी संकेत नहीं था। मेंग जिया ने हैरान भाव से उसकी ओर देखा। वह इस समय इतना शांत क्यों दिख रहा है? ऐसा लग रहा है मानो अंदर कुछ हुआ ही नहीं है। वह तांग हु को क्या हुआ? उसने एक पल की चुप्पी के बाद उससे पूछा। सू यांग ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और केवल उसे घर में वापस आने के लिए इशारा किया। एक बार जब मेंग जिया घर में दाखिल हुई तो वह दृश्य देखकर अवाक रह गई। फर्श पर खून के एक छोटे से ढेर के अलावा तांग हु के वहां होने का थोड़ा सा भी संकेत नहीं था, लगभग मानो उसका अस्तित्व मिटा दिया गया हो। तांग हु कहाँ है? मेंग जिया ने पूछा, उसका दिल बेचैनी की तीव्र भावना से अभिभूत था। वह मर चुका है, सू यांग ने बिना किसी बहाने के कहा। जब मेंग जिया ने उसके बेपरवाह शब्दों को सुना तो उसका शरीर कांप उठा और वह अपने घुटनों पर गिर गई और उसके चेहरे के दोनों ओर से आंसू बहने लगे और वह दिल खोलकर रोने लगी। अब उसके चले जाने के बाद मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसके साथ तभी से हूं जब से मैं 1 साल पहले उसके साथ इस संप्रदाय में शामिल हुई थी, मेंग जिया ने कहा, और उसने दुखी आंखों से सू यांग को देखा, जैसे वह चाहती हो कि वह उसे निर्णय लेने में मदद करे। सू यांग ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा, यह मेरे लिए तय करने की बात नहीं है। जीवन हमेशा अज्ञात रास्तों से भरा होता है, जिनमें से प्रत्येक में किसी न किसी मोड़ पर दुखद क्षण आपका इंतजार करते हैं। हालांकि मैं आपके जीवन का निर्णय लेने में आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन जब भी मैं यहाँ रहूं तो अगर आपको किसी भी समय मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो बेझिझक मुझे देख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उनके ये शब्द कहने के एक क्षण बाद मेंग जिया, जिनके गालों पर अभी भी आंसू बह रहे थे, बोली, मार्गदर्शन के अलावा अन्य चीज़ों के बारे में क्या मैं अन्य चीज़ों के लिए भी आपके पास आ सकती हूँ? उसने अपनी आंखों में हताशा की चमक के साथ उससे पूछा। सू यांग मुस्कुराए, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, माहौल अचानक अप्रिय और उदास हो गया। सू यांग के सुंदर चेहरे की मुस्कान तुरंत एक कड़वी मुस्कान में बदल गई और उसने अपनी आंखों के कोने से अपने कमरे की ओर देखा, जहां क्यू स्पष्ट रूप से अपने आध्यात्मिक ज्ञान के साथ उनकी बातचीत को देख रही थी।
अध्याय 84 उपस्थिति सुधार गोली। अगर आपको किसी चीज़ की बर्बादी है, भले ही वह चाय पर बातचीत करे जैसे छोटी चीज़ हो, तो मैं खुशी से वहां पहुंच जाऊंगा। हालांकि आपको पूरी तरह से ठीक होने तक उन विचारों को छोड़ देना चाहिए, सू यांग ने एक दोस्त की बात कही। के बाद कहा। मेंग जिया ने सिर हिलाया और कुछ मिनट बाद वह घर वापस चला गया, जहां चेन यू यूरिता से उसका इंतजार किया जा रहा था। एक बार जब वह पूरी तरह से बाहर निकली तो सू यांग अपने कमरे में वापस आ गई। कमरे में प्रवेश करते ही कियू ने उससे कहा, मैं वास्तव में इस जगह से घृणा करता हूँ। समायोजित हुए, सू यांग ने कहा, तुम्हें जल्दी ही इसकी आदत हो जाएगी। लेकिन मैं इस जगह की आदत नहीं चाहता। हम यहाँ क्यों हैं? अब मेरे पास के पिता हैं, हम इस दुनिया में जहाँ परिक्रमा कर सकते हैं, तो हम इस जगह को क्यों नहीं छोड़ते जहाँ से पुतली की दुर्गंध आती है। उद्धरण चिन्ह। सू यांग ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, अंतिम लक्ष्य 4 दिव्य स्वर्गों में लौट आया है, लेकिन हमें किसी को भी यह नहीं पता कि वहां तक कैसे पहुंच जाए, और आप पहले ही पूरी दुनिया की यात्रा कर चुके हैं। जब तक हमें 4 दिव्य स्वर्गों में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ या किसी अन्य स्थान पर हूँ, क्योंकि दिन के अंत में सब कुछ समान है। यह अतिरिक्त है, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं यहाँ जाने से पहले खाना चाहता हूँ। अगर मैं ये चीज़ें नहीं बनाता और बस चला जाता हूँ, तो ये भविष्य की सफलताओं के लिए मेरे दिल को प्रभावित करेगा। ये प्रोफाउंड ब्लॉसम वास्तव में मेरे लिए अपनी नींव को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी खेती के आधार को तेजी से बढ़ाने के लिए एक शानदार जगह है। इस जगह का वातावरण मेरे जैसे बदमाश के लिए उपयुक्त है, उन्होंने कहा, जिससे कियू ने निराश भाव से बहुत भरा। अगर माँ इस स्थिति में होती है तो क्या करती है? वह अद्भुत हुई। कियू, आपके पास रूप रंग वाली कोई गोलियां नहीं हैं? सू यांग ने अचानक पूछा। रूप निखारने वाली गोलियां? मेरे पास कुछ हैं, लेकिन आपको उनकी ज़रूरत क्यों है? उसने उत्सुकता से स्वर में पूछा। रूप रंग वाली गोलियां बिल्कुल रंगीन होती हैं जैसे सुनने में आती हैं। इसमें किसी व्यक्ति की उपस्थिति को विशेष रूप से बदलना, चेहरे को पूरी तरह से अलग करना और एक नई पहचान के साथ एक नई व्यक्ति बनने की क्षमता होती है। इन कलाकृतियों का उपयोग आमतौर पर कल्टीवेशन वर्ल्ड में किया जाता है, जहां हर दिन जादूगर और लावारिस होते हैं, और कल्टीवेटर अक्सर आकर्षक कलाकृतियों का उपयोग करके खुद को छिपाते हैं ताकि इनके अवशेष अधिक कठिन हो जाएं। जहां तक कियू की बात है, अलौकिक प्राकृतिकता और गहनता के पास, वह आमतौर पर जनता के अलौकिक ध्यान से बचने के लिए भीष्मदारी की यात्रा करती थी। हालांकि गोलियां सुधार की उपस्थिति के बिना नहीं हैं, क्योंकि उच्च साधना आधार वाले या तीव्र इंद्रियों वाले लोग इसे आसानी से खोद सकते हैं। उन्होंने कहा, तो मैं बिना पहचाने परेशानी पैदा कर सकता हूँ। कियू ने उसे चेहरे पर अजीब भाव से देखा, और एक क्षण की अजीब शैलियाँ के बाद उसने अपनी भंडार रिंगों से एक छोटी सी काली गोली निकाली और सू यांग को दे दी। जैसे ही उसे रूप रंग की गोलियां मिलीं, सू यांग ने गोलियां उसके मुंह में फेंक दी और उसे निगल लिया। एक पल बाद उसका सुंदर चेहरा और उसका युवा शरीर भी भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जोड़े के अदृश्य हाथ उसके शरीर के साथ खेल रहे हों। एक और क्षण के बाद सू यांग अब एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह लग रही थी। इस युग के व्यक्ति की भयानक भयानक जगहें, तलवारें जैसी जगहें, नाक सीधी थी और एक हथियार वाले शासक का पता चलता था। अगर सू यांग अपने नए दोस्त के साथ इस दुनिया में घूमेंगी तो ये घटिया था कि कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाएगा। लेकिन अगर वह ऐसे 4 दिव्य स्वर्गों की सड़कों पर गया तो उसे मूल रूप से परेशानी हो रही थी। जब कियू ने अपना नया रूप देखा तो उसकी अलग अलग स्टोरी फेल हो गई। स्वर्गीय सम्राट, वह जोर से चिल्लाई, बेचैनी के कारण उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। बदसूरत लग रहा है ना? मुझे पता है, सू यांग ने हंसते हुए कहा, लेकिन चौधरी वह स्वर्गीय सम्राट के चेहरे का उपयोग कर रहा था। कियू को यह बेहद असामान्य लगा, यहाँ तक कि डरने वाला भी। मैं अवाक हूँ, उसने अपना सिर हिलाया। क्या आप महामहिम स्वर्गीय सम्राट के चेहरे का उपयोग करके स्वर्ग को पद से हटा नहीं रहे हैं? इस बात का जिक्र यह नहीं है कि आप भी इस तरह के चेहरे के साथ परेशानी पैदा कर रहे होंगे। आ जाओगे? कियू ने अपनी चिंता व्यक्त की, क्योंकि स्वर्गीय सम्राट के चेहरे का किसी भी तरह, आकार या रूप में उपयोग करना एक स्वर्गीय अपराध माना जाता था। परेशानी पैदा होने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वह बूढ़ा आदमी क्या करने वाला है, यहाँ मुझे फिर से गिरफ्तार कर लिया। सू यांग हंसे, उनकी हंसी में थोड़ा द्वेष था। स्पष्ट रूप से सू यांग के मन में स्वर्गीय सम्राट के प्रति उनके शाश्वत प्रतिशोध की न चट्टान में फंसे जाने के प्रति द्वेष था, और उन्होंने बदला लेना चाहा था। परत का विवरण भी छोटा क्यों हो गया? कियू केवल अपने व्यवहार पर ही निर्भर हो सकता है, ये सिद्धांत कि उसके जैसे व्यक्ति के पास भी बचकाने का अवसर होता है। तुम्हारे फूल के बारे में क्या? फिर उसने पूछा। आप उन कलाकारों में अजीब लग रहे हैं जो स्पष्ट रूप से आपके पिछले और छोटे आकार के लिए थे। इसे बदलने की कोई बर्बादी नहीं है, उन्होंने तुरंत उत्तर दिया। इस चेहरे का उपयोग करते समय मैं थोड़ा बुरा दिखता हूँ, यह मुझे आकार ही अच्छा लगता है। तुम सामूहिक मालिक हो। कियू ने अपना सिर या ठीक है, मुझे आपकी स्टोरेज रिंग के अंदर फिर से 2 देखना, अचानक कहा।
क्यू ने उसे अपनी स्टोरेज रिंग लीज से पहले ये प्लांट की भी जहमत नहीं बताई कि इसका कारण क्या है। कुछ बेकार तक स्टोरेज रिंग को देखने के बाद सू यांग ने रिश्ते से सिर हिलाया। सू यांग को रूप रंग के लड़कों के साथ कई घंटे तक गुजारना पड़ा, फिर भी वह पूरे समय अपने कमरे में ही रही। जब तक तारे टिमटिमाना शुरू नहीं हुए तब तक सू यांग ने अंततः कोई निर्णय नहीं लिया कि अब आपके कमरे में रहने का समय आ गया है। क्या तुम्हें मेरे साथ आने की याद है? क्यू ने घर छोड़ने से पहले पूछा था। रात में गायब होने से पहले उन्होंने कहा, ये पृथ्वी आत्मा क्षेत्र में केवल कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं अकेला न रह सकूं। शायद यही कारण है कि उसे सबसे पहले शाश्वत प्रतिशोध की चट्टान में फेंक दिया गया था, क्योंकि वह हर समय महामहिम स्वर्गीय सम्राट के चेहरे की सजावट का उपयोग करता था। वह संगीतकार बनी क्योंकि उनकी आध्यात्मिक भावना सू यांग की खोज के लिए सक्रिय हो गई थी। जब सू यांग को लगा कि वह उसे कुछ अदृश्य दूर से देख रही है तो वह मन ही मन मुस्कुराया। वह लड़की बहुत ज्यादा चिंता करती है, लेकिन मैं शायद इस ब्रह्मांड में केवल एक व्यक्ति को बचा रहा हूं जिस पर वह वर्तमान में भरोसा करती है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। सू यांग ने अपने 9 सूक्ष्म चरण के साथ डार्क प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय को पार किया, एक भूत की तरह की छाया दिखाई दी और गायब हो गई। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, ये यिन यांग पवेलियन था जहां वर्तमान संप्रदाय के स्वामी रहते थे। मुझे किसी से उनकी जगह पूछनी चाहिए। सू यांग को ये पता चला कि वे कहाँ स्थित हैं, इसका कोई मतलब नहीं था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अचानक उसके सोने की तरह चमकने वाला तारामंडल, ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों के अंदर 2 टुकड़े सूरज जीवित हो गए थे। उस स्थान पर 2 पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के वैज्ञानिकों की उपस्थिति है, इसलिए उनकी संभावना है। कुछ ही सेकंड में सू यांग ने अपनी सर्वदर्शन दिव्य दृष्टि के साथ यान यांग पवेलियन का पता लगाने में सक्षम हो गई, एक गहन तकनीक जो उपयोगकर्ताओं को पूरी तरह से हासिल करने के लिए लाखों किलोमीटर की दूरी से दूर के सितारों को अपनी दृष्टि से देखने में सक्षम बनाती है की व्युत्पत्ति हो सकती है। एक बार जब उसने अपने स्थान का अनुमान लगाया तो उसका शीर्षक टिमटिमा गया और एक भूत की तरह गायब हो गया, और अगले ही पल में कई घरों की दूरी दिखाई देने लगी। कुछ मिनट बाद सू यांग एक इमारत और शानदार 4 स्मारक के ऊपर खड़ा था, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली गहन क्यूई गैलरी हो रही थी जो संप्रदाय के अंदर और कहीं नहीं पाई जा सकती थी। जैसा कि सेक्ट मास्टर्स के घर से प्रतिस्पर्धा की गई थी, यहाँ पाए जाने वाली प्रोफाउंड क्यू की क्वालिटी इस प्रोफाउंड ब्लॉसम सेक्ट में पाए जाने वाले किसी भी अन्य हॉटस्पॉट से कहीं बेहतर है। यदि वह यहाँ खेती के साथ शराब पीती है तो वह लगभग निश्चित है कि वह वर्षों तक पृथ्वी आत्मा क्षेत्र में पहुंच जाएगी, शायद इससे भी अधिक। ये तय हो गया है। अवसर मिलने पर मैं इस यिन यांग पवेलियन को अपने लिए ले लूंगा। आपके द्वारा बताए गए उस मौन वादे के बाद सू यांग ने उस स्थान के लिए एक निश्चित व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यिन यांग पवेलियन के अंदर मंदा रोशनी वाले कमरे में 2 मंजिलें एक साथ थीं। ये 2 वैज्ञानिक स्पष्ट रूप से कुलमाता और पितृसत्ता वाले थे और उन्होंने अभी अभी अपनी दैनिक खेती पूरी की थी। क्या हुआ लियुलान जी? आप हमारी खेती के दौरान निराश लग रहे थे, फादर ने आश्चर्य से स्वर में कहा। निराश? लियुलान जी ने उदासीन चेहरे से उसकी ओर देखा, मन ही मन आह भरते हुए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि बोर्ड शब्द इस समय मेरे मूड के लिए बेहतर उपयुक्त होगा। बी बोर्ड। हालांकि पेट्रियार्क को पहले से ही यह पता था, फिर भी उसने खुद को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए मूर्खतापूर्ण नाटक करना जारी रखा। लियुलान जी ने बिस्तर छोड़ दिया और रात के आकाश को चकित भाव से देखने के लिए खिड़की की ओर चलने से पहले कपड़े पहने। एक पल की चुप्पी के बाद उसने पलटकर पेट्रियार्क की ओर देखा और शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहा, गलत मत होइए लिकियांग, आपकी तकनीकें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं अब आपकी तकनीकों से संतुष्ट नहीं हूँ। क्या? उसके शब्दों पर लिकियांग की आंखें बाहर आ गईं। ये कैसे संभव हो सका? वह कल भी उसकी तकनीकों का आनंद ले रही थी। उसका शरीर एक ही दिन में इतना अधिक कैसे बदल सकता है, इस हद तक कि वह अब उससे संतुष्टि महसूस नहीं कर सकती। आप आज रात मेरे प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अपने कपड़े खोल दें और हम इसे फिर से करेंगे। उसके शब्दों से लिकियांग के अभिमान और अहम को भारी आघात लगा, लेकिन वह आश्वस्त नहीं था। लियुलानजी ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, भूल जाओ, मैं पहले से ही अपने शब्दों में नरमी बरतकर तुम्हारा चेहरा बचा रहा हूँ। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? लिकियांग अचानक गुस्से में दहाड़ने लगे, उनकी मुट्ठी बिस्तर में गहराई तक धंसी हुई थी। उनके शब्दों से न केवल एक व्यक्ति के रूप में उनके गौरव को भारी क्षति पहुंची, बल्कि पितृसत्ता के रूप में उनकी स्थिति भी खतरे में पड़ जाती अगर वह वास्तव में कुलमाता को संतुष्ट नहीं कर पाते। जबकि बहुमत का मानना था कि प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के भीतर पितृसत्ता का अंतिम अधिकार होगा, सच्चाई वास्तव में बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि संप्रदाय की स्थापना के बाद से प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय पर पूर्ण नियंत्रण हमेशा मातृसत्ता का रहा है। और यदि पितृसत्ता, जिसे मातृसत्ता द्वारा चुना गया था, अब उसे संतुष्ट नहीं कर सका, तो ये स्पष्ट था कि एक नया पितृसत्ता जो अपनी खेती में मातृसत्ता को संतुष्ट कर सकता था, संप्रदाय के लिए चुना जाएगा।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अब तुम्हारे शरीर को संतुष्ट करने में असमर्थ हूँ। जल्दी करो और बिस्तर पर वापस आ जाओ, लियू लांजी। वह जोर जोर से बोलता रहा, उसकी आवाज़ गुस्से और शर्मिंदगी से भरी हुई थी। लियू लांजी अचानक भौहें चढ़ा गईं और उनकी नज़र ली कियांग पर तेज हो गई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस लहजे में किससे बात कर रहे हो, ली कियांग? वह उसे चौंकाते हुए अचानक पीछे हट गई। क्या मुझे आपको याद दिलाना होगा कि संप्रदाय का सच्चा संप्रदाय गुरु कौन है? 3 दफ़ा हो जाओ, और जब तक तुम अपनी कचरा तकनीक में सुधार नहीं कर लेते, मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं चाहता। उसने अपनी उंगली दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, उसकी संकुचित आंखें उस पर खंजर घूर रही थीं। उसके गुस्सैल स्वभाव से डरकर ली कियांग झट से बिस्तर से उठकर नग्न अवस्था में कमरे से बाहर भाग गया, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी उसके कमरे में छोड़ दिए। एक बार जब वह चला गया तो लियू लांजी ने ठंडी सांस ली और वापस आकर खेती करने के लिए अपने बिस्तर पर बैठ गई। लेकिन अफसोस, कई मिनटों के बाद भी उसका मन शांत नहीं हो सका और उसका दिल डगमगा रहा था, इसलिए उसने जल्दी से साधना करना छोड़ दिया और सीधे सो गई। हालांकि फिर भी उसे सोने में दिक्कत हो रही थी। धिक्कार है, ये सब उसकी गलती है। बेशक मेरा शरीर संतुष्ट नहीं है उससे, वह अनुभव करने के बाद अब कोई रास्ता नहीं है कि मैं सामान्य तरीकों से उत्तेजना महसूस कर पाऊं, और ली कियांग के साथ आज की साधना साबित हुई बिल्कुल सही। लियू लांजी हताशा में अपने गर्म बिस्तर पर लौट रही थी। आज रात ली कियांग के साथ अपने अनुभव के बाद आखिरकार उसे एहसास हुआ कि सू यांग की तुलना में ली कियांग की तकनीकें कितनी दूर और दूर थीं। ये दिव्य प्राणियों के लिए बने विलासितापूर्ण भोजन का स्वाद लेने के तुरंत बाद कुत्ते का भोजन खाने जैसा एहसास था। और जैसे जैसे रात बीतती गई, लियू लांजी को अफसोस होने लगा कि उसने मूल्यांकन को आगे नहीं बढ़ाया और केवल कुछ मिनटों के लिए सू यांग के साथ बातचीत करने में सफल रही। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अपने कमरे के अंदर, जो लियू लांजी के कमरे से केवल एक मंजिल नीचे था, ली कियांग ने वापस लौटते ही कमरे के अंदर जो भी थोड़ा सा फर्नीचर था उसे नष्ट करके अपना गुस्सा निकाला। भाड़ में जाओ, बकवास, बकवास। मेरे प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं से आपका क्या मतलब है? मैं आज रात सामान्य से अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहा था, फिर भी परिणाम पिछली बार से भी बदतर थे। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, ली कियांग ने क्रोधित होकर कहा। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे अपमानित किया गया हो। कुछ क्षणों के लिए शांत रहने के बाद ली कियांग अचानक प्रबुद्ध दिखे। क्या होगा अगर उसने ऐसा केवल एक नए कुलपति को खोजने के लिए कहा क्योंकि वह मुझसे ऊब गई है? वह सोचने लगा, ये सही है, मेरी तकनीक संभवतः बेकार नहीं हो सकती। वह डरी हुई है क्योंकि मैं अपनी बेहतर प्रतिभा से जल्दी ही उससे आगे निकल रहा हूँ। ली कियांग ने जल्दी ही खुद को आश्वस्त कर लिया कि लियू लांजी किसी अन्य को ढूंढने के लिए उन्हें पितृसत्ता के पद से हटाने की कोशिश कर रहे थे, और वह अहंकारी व्यक्ति होने के नाते कोई रास्ता नहीं था कि वह तब तक शांत बैठे रहें जब तक कि अंततः ऐसा न हो जाए। मैं कल्टीवेशन में उनसे केवल एक स्तर नीचे हूँ। अगर मैं जल्दी से खेती करता हूं और मेरी जगह लेने से पहले उनसे आगे निकल जाता हूं, तो मैं न केवल पितृसत्ता के रूप में अपना पद बरकरार रखूंगा, बल्कि संप्रदाय का पूर्ण नियंत्रण भी हासिल कर लूंगा। इसे ध्यान में रखते हुए ली कियांग ने अपने खेती के आधार को तेजी से बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और कुछ ही सेकंड में उसके दिमाग में एक विचार आया। ये बात है, हालांकि वह केवल सच्चे आत्मा क्षेत्र में है, लेकिन एल्डर लैंड के पास अभी भी उसका यिनसार है। अगर मैं उसका यिनसार लेता हूं, तो मेरी खेती का आधार निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ जाएगा। वह उत्साह से जोर से बुदबुदाया। ली कियांग ने दरवाजे की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया, खिड़की जोर से खुल गई और एक लंबा व्यक्ति खिड़की के माध्यम से कमरे में कूद गया। अध्याय 85। आप मुझे वह नहीं दे सकते जो पहले से ही मेरा है। जब ली कियांग ने पहली बार इस घुसपैठिए को देखा, तो वह अचानक उसके प्रवेश द्वार से डर गया, केवल एक बार उसके बेतुके रूप से हतप्रभ रह गया। घुसपैठिया एक खूबसूरत गुलाम उम्र का आदमी था। नैन उस नक्सल गद्दार थे जो तानाशाह जैसा लग रहा था। हालांकि उन्होंने न केवल सफ़ेद वस्त्र पहने थे, जो आमतौर पर केवल प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के बाहरी दरबार के शिष्यों पर ही लागू होते थे, बल्कि ये वस्त्र उनके बड़े शरीर में फिट होने के लिए स्पष्ट रूप से बहुत छोटे थे, जो कि काफ़ी अजीब थे, यहाँ तक कि कुछ हद तक बिखराव भी लग रहे थे। आखिर आप कौन हैं? ली कियांग डरकर चिल्लाया। सू यांग ने कहा, स्वर्ग से आया एक दूत। क्या बक्सा कर रहे हो? ली कियांग ने उसे उपहास की दृष्टि से देखा, जैसे वह किसी जोकर को देख रहा हो। पहले तो मैंने यहाँ पर हमला करने की बात नहीं सोची थी, लेकिन बाद में मैंने फैसला लिया कि अंतिम हमला सबसे अच्छा होगा। ली कियांग हंसने से पहले एक पल के लिए चकित वीडियो। मुझे नहीं पता कि तुम किस सकस से आए हो, न ही तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन अगर तुम्हें समझाया हो कि मैं इस तरह कमरे में आकर मुझे मार डालूंगा और चिल्लाऊंगा, तो तुम सच में एक जोकर हो, एक मूर्ख विदूषक। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात जो बेकार होने के कारण उसकी महिला ने डांटा हो। सू यांग बिना किसी हिचकिचाहट के हंसे, जिससे ली किंग का चेहरा लाल हो गया।
अगर मैं हथियार आज रात नहीं मारूंगा तो मैं आदमी नहीं हूं। ली कियांग दहाड़ने लगा, उनका माथा ट्रॉली के तारों से भर गया। अपनी उत्सुकता को देखते हुए यांग ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कंधे से कंधा उचकाया। मुझे पूरा विश्वास है कि आज रात की साधना के बाद आप पहले ही गहरी क्यूई की अच्छी मात्रा में मात्रा कर चुके हैं। जब ली कियांग ने सु यांग के शब्द सुने तो उसका रंग अचानक छूट गया, ऐसा लग रहा था। फिर उसने अपने हाथ से झटका मारा और गहन क्यूई से विकिरणित एक स्टील की तलवारें रिंग के अंदर देखीं और उसकी आवाज में आ गया, एक आत्मा श्रेणी का आध्यात्मिक खजाना। क्या आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि कोई भार उठाने वाला टूथपिक आपको बचाएगा? जब सु यांग धीरे धीरे खाली हाथों से लींग के पास पहुंची तो उसने उपहास किया। उनके कार्य से लींग अचंभित रह गए। क्या उसने लिखा है कि वह मेरे पास आध्यात्मिक हथियार है, खाली हाथ से लड़ सकती है? उसने अंदर ही अंदर सु यांग के साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन उसके दिल पर जो बुरी भावना हावी हो रही थी वह गायब नहीं हुई, बल्कि जैसे जैसे सु यांग करीब आ गई वह और मोटी हो गई। मेरे लिए मारो 8 बिंदु स्ट्राइक। जब सु यांग एक निश्चित दूरी पर पहुंच गई तो ली कियांग ने अचानक अपनी तलवारों को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया कि ऐसा लगा जैसे केवल एक के बजाय 8 तलवारें सु यांग की ओर बढ़ रही थीं। कैसी अनुभवी तरकीबें हैं! जब तलवार उसकी भौहों के बीच छेद करने से बस एक पल की दूरी पर थी, सु यांग के हाथ उसके किनारों से गायब हो गए और 8 में से एक वार को पकड़ने के लिए उसके चेहरे के सामने आ गए, बाकी 7 को नजरअंदाज कर दिया। क्या इससे पहले कि वह अपनी तलवार से सु यांग की त्वचा को भेद पाता, ली कियांग को अचानक ऐसा महसूस हुआ मानो उसने किसी स्टील की दीवार पर हमला कर दिया हो और चाहे वह कितना भी धक्का दे या खींचे, उसकी तलवार जरा भी आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसा लग रहा था मानो उसने जमीन पर इतनी जोर से वार किया हो कि उसकी तलवार मिट्टी के अंदर फंस गई हो, फिर भी उसने अपनी तलवार का निशाना जमीन नहीं बल्कि उसके सामने अधेड़ उम्र के आदमी को बनाया था। ली कियांग एक पल के लिए अवाक रह गए, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ था तो उनके शरीर के सारे बाल किसी कृंतक के कांटों की तरह खड़े हो गए। वास्तव में लोग प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के बारे में जो कहते हैं उसके पास केवल उच्च खेती के आधार हैं और तकनीकों की कमी है, ये सच है और थोड़ा भी भ्रामक नहीं है। सु यांग ने कहा, जो वर्तमान में केवल 2 उंगलियों से ली कियांग की तलवार पकड़ रहा था, यहाँ तक कि देख भी रहा था, स्थिति से थोड़ा ऊब गया हूँ। मैं असंभव। एक पल के लिए संघर्ष करने और यह महसूस करने के बाद कि जब तक सु यांग अपनी उंगलियां नहीं छोड़ता उसकी तलवार नहीं हिलेगी, ली कियांग ने स्वेच्छा से तलवार से अपनी पकड़ हटा ली और धीरे धीरे पीछे की ओर लड़खड़ाया। अपने मन में वह उनकी ताकत के बीच स्वर्ग और पृथ्वी के समान स्पष्ट असमानता देखकर अवाक रह गया। आपकी वर्तमान स्थिति में आप सच्चे आत्मा क्षेत्र के मध्य चरणों में किसी के बराबर हैं, यहाँ तक कि मेरे प्रयास के लायक भी नहीं। सु यांग ने जैसे ही ली कियांग के आध्यात्मिक खजाने को सीधे अपने भंडारण रिंग में फेंक दिया, जिस क्षण उसने अपनी पकड़ ढीली की, संभालो, इसे अपने लिए चुराओ। चूंकि ली कियांग ने अभी अभी लियुलांजी के साथ खेती पूरी की थी, इसलिए उनकी खेती का आधार खत्म हो गया था। और सु यांग, जिन्होंने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शरीर शोधन तकनीकों में से एक के साथ अपने शरीर को गहन आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरणों में विकसित किया, वह ट्रू में अपने साधना आधार की सहायता के बिना कमजोर ली कियांग की देखभाल करने में सक्षम थे। आत्मा क्षेत्र, जबकि बॉडी रिफाइनर खेती की दुनिया में बहुत कम और बहुत दूर हैं, क्योंकि कठोर खेती के तरीके बहुसंख्यकों के लिए सहन करना बहुत कठिन है। वे एक ऐसे कौशल के साथ करीबी मुकाबले में सबसे मजबूत प्रकार के कल्टीवेटर भी हैं जो किसी भी क्यूई रिफाइनर को आसानी से पराजित कर सकते हैं। यदि उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक बेहतर गुणवत्ता की है तो वे उनसे एक यहाँ तक कि 2 दायरे ऊपर हैं। और सु यांग की वर्तमान स्थिति में उसके पास अकेले अपने भौतिक शरीर के साथ पृथ्वी आत्मा क्षेत्र में किसी से लड़ने की क्षमता है, और शायद स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र में भी यदि वह अपने संपूर्ण साधना आधार का उपयोग करता है। ऐसे में ली कियांग के साथ व्यवहार करते हुए, जो न केवल कमजोर है बल्कि एक अर्थ स्पिरिट रियलम मास्टर भी है, सु यांग को स्वाभाविक रूप से करीबी मुकाबले में उसके साथ कोई समस्या नहीं होगी। आप कौन हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे याद नहीं आता कि आपने कभी आप जैसे किसी को अपमानित किया हो। एक बार जब ली कियांग को यह एहसास हुआ कि इस रहस्यमय घुसपैठिए के खिलाफ कोई मौका नहीं है तो उन्हें बहुत पसीना आने लगा, खासकर तब नहीं जब वह कमजोर स्थिति में थे। नरक, भले ही वह शीर्ष स्थिति में हो, फिर भी वह विश्वास के साथ यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह जीवित रहने के लिए सु यांग से लड़ सकता है, विजयी होने की तो बात ही दूर। आपने मुझे सीधे तौर पर अपमानित नहीं किया, लेकिन जब आपने उस पर हाथ डालने का फैसला किया तो आपका भाग्य पहले से ही स्वर्ग द्वारा तय हो चुका था, सु यांग ने कहा और कांपते हुए ली कियांग की ओर कदम उठाना शुरू कर दिया। आप उसे से किसे संदर्भित कर रहे हैं? मुझे ये भी याद नहीं है। ली कियांग की अभिव्यक्ति अचानक थम गई और एल्डर लैन की छवि उसके अराजक दिमाग से उभर आई। एल्डर लैन? क्या आप एल्डर लैन के बारे में बात कर रहे हैं? वाई आप उसे पा सकते हैं? यदि आपने आज मेरी जान बख्श दी तो मैं फिर कभी उसकी ओर नहीं देखूंगा, उसे छूने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। मैं इस संप्रदाय का संरक्षक हूँ।
अगर मैं मर जाऊं। हालांकि वह लैन लिक्विन के इस रहस्यमयी घुसपैठिए के साथ गहरे ताकत वाले रिश्ते से हैरान था, लेकिन वह इसके बारे में ठीक से सोचने की स्थिति में नहीं था और उसने इसके बदले में अपनी जान की भीख मांगी। सू यांग अचानक जोर से हंसने लगा और वह धीमे और शांत तरीके से बोला, मुझे उसे लेने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मुझे वह नहीं दे सकते जो पहले से ही मेरा है। फिर उसने अपना हाथ उठाया और ताड़ के प्रहार से ली कियांग के दिल पर निशाना साधा। सोल सीलिंग पाम स्ट्राइक। कुछ देर बाद ही वार सीधे ली कियांग की छाती पर लगा और वह अपने सामने स्वर्गीय सम्राट के चेहरे को घृणा से देखता रहा, जबकि वह धीरे धीरे जमीन पर गिर गया, जब तक कि उसकी मंद रोशनी वाली आंखों में जीवन बुझी हुई मोमबत्ती की रोशनी की तरह गायब नहीं हो गया। अध्याय 86। छोटी लड़की को लमाता। सू यांग ने चुपचाप देखा कि ली कियांग का बेजान शरीर फर्श पर पड़ा हुआ था। उसकी नज़र शांत झील की तरह शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्थिति उस पर थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं डाल सकती। मैंने केवल आज रात तुम्हें चेतावनी देने की योजना बनाई थी, लेकिन ये देखकर कि तुम खुद को मारने के लिए इतने उत्सुक थे, मैं आगे बढ़ा और तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। सू यांग ने अपना सिर हिलाया और खिड़की की ओर मुड़ गया। हालांकि जैसे ही वह जाने वाला था, कमरे का दरवाजा तेजी से खुला और लियू लांजी चिल्लाते हुए अंदर चला गया, तुम आधी रात में इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा, ली कियांग। लियू लांजी पहले से ही सोने में असमर्थता से परेशान थी, फिर भी उसे अभी भी इस कमरे में हंगामा सुनना पड़ता था, लेकिन जब उसने स्थिति देखी तो उसकी अभिव्यक्ति और होंठ तुरंत ठिठक गए। पहली चीज जिस पर उसकी नजर पड़ी वह एक सुंदर अधेड़ उम्र का आदमी था, क्योंकि उसकी बेतुकी और चौंका देने वाली शक्ल थी। फिर उसने फर्श पर ली कियांग के बेजान शरीर को देखा और उसके होठों से खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे गंभीर चोटें लगी हों। आप कौन हैं? दृश्य का त्वरित अवलोकन करने के बाद लियू लांजी सतर्क हो गई। युद्ध की तैयारी के लिए उसके हाथ पहले से ही उसकी भंडारण अंगूठी को छू रहे थे। हालांकि उसने तुरंत सू यांग पर हमला नहीं किया और केवल भयभीत होकर वहीं खड़ी रही। यद्यपि ली कियांग अपने साधना आधार के मामले में उनसे नीचे थे, फिर भी वह इस संप्रदाय के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक थे। फिर भी इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा इतनी जल्दी और कुशलता से उनसे निपटने के लिए लियू लांजी ने अधिक अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं की। उसकी पहचान के बारे में कुछ भी जाने बिना उस पर हमला करके उसकी क्षमताएं। आराम करो, छोटी लड़की। मैं आज रात केवल उस मूर्ख के लिए यहाँ आया हूँ जो पहले ही फर्श पर मर चुका है, सू यांग ने खिड़की पर एक पैर रखते हुए कहा। छोटी बच्ची, लियू लांजी ने भौहें चढ़ा दी। हालांकि उसकी शक्ल एक युवा महिला जैसी लगती है जो अभी भी अपने यौवन पर है, वास्तव में उसकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है। सू यांग ने उसकी आंखों में गुस्सा देखा जब उसने उसे छुपाने की तमाम कोशिशों के बावजूद उसके साथ एक छोटी लड़की की तरह व्यवहार किया, और वह मुस्कुराया और जारी रखा, शायद अगर तुम 1000 साल और जीने में कामयाब रही तो मैं तुम्हें एक युवा लड़की कहने पर विचार करूंगा। लियू लांजी इस बार नाराज होने से ज्यादा हैरान थे। जो कोई 1000 साल का हो, उसकी नज़र में वह महज एक जवान लड़की थी। वह अब तक कितने समय तक जीवित रहा है? इतनी लंबी आयु पाने के लिए उसने संभवतः कौन सा साधना आधार प्राप्त किया होगा? ये कुछ ऐसा था जिसे वह मानसिक रूप से भी समझ नहीं पाई, क्योंकि उसके जैसे पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों का जीवनकाल सामान्यतः 300 से 400 वर्ष के आसपास होता है। तुम्हारे जैसा गंभीर व्यक्ति ली कियांग जैसे छोटे व्यक्ति की हत्या क्यों करेगा? लियू लांजी ने अचानक उससे पूछा। वह इस संप्रदाय के कुलपति थे, आप जानते हैं। मैं इस संप्रदाय को कैसे समझाऊं? ली कियांग की मृत्यु के बावजूद लियू लांजी ने उनके शोक का कोई संकेत नहीं दिखाया, जिससे सू यांग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे मार डाला क्योंकि जब मैं वहां से गुजर रहा था तो वह मेरी शक्ल देखकर हंसा था, सू यांग ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। लियू लांजी को हक्का बक्का कर दिया, जो स्पष्ट रूप से इस तरह के उत्तर की उम्मीद करता है नहीं कर रहा था। बी कैसे वह तुम पर हंसा था? इस तरह का एक अजीब कारण लींग ने पितृसत्ता को मारने के लिए किया था। लियू लांजी को अब अपने बुढ़ापे पर संदेह नहीं था, क्योंकि लंबे जीवन और मछली पालन के आधार वाले केवल पुराने राक्षस ही संभावना रखते हैं इस तरह के सनकी व्यवहार का प्रदर्शन कर सकते हैं थे। क्या पट्टी से जुड़ी कोई समस्या है, छोटा बच्चा? सू यांग ने अपने पैर की खिड़की से हटवा लिया और धीरे 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 हो गईं। जब सू यांग का भारी दबाव वाले कमरे में भर गया तो लियू लांजी सहज रूप से कुछ कदम पीछे हट गया। उनकी पीठ ठंडी हथेलियों से भी बड़ी हो गई। मैंने योजना बनाई कि जब भी मुझे कोई बेहतर उम्मीदवार मिलेगा तो मैं उसे नौकरी पर रखूंगा और सीनियर को नौकरी देने के लिए नियुक्त करूंगा, इसलिए मुझे सीनियर के फैसले से कोई समस्या नहीं है। इसके बजाय मैंने उसे मेरी सहायता के लिए चुना था, करने के लिए सीनियर को आवेदन देना चाहता हूं, यहां तक कि हालांकि यह सीनियर का मूल इरादा नहीं था। लियू लांजी ने झटका कर कहा। ली किंग को मारने के लिए उसे धन्यवाद दिया। सू यांग ने अपना कदम नीचे रखा और एक गंभीर बोर्ड व्यक्ति की तरह का प्रदर्शन करते हुए अपना सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मैं आपका स्वागत करता हूं, उन्होंने एक क्षण बाद कहा।
हालांकि मैंने आपके संप्रदाय के लिए परेशानी पैदा करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन मेरे कार्य ने ठीक विचार ही किया है, इसलिए मेरा अनोखा स्वभाव आपके नुकसान की निंदा करेगा। वरिष्ठों को ऐसी छोटी छोटी बातों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लियू लांजी ने अचानक कहा। उसके दरवाजे से प्लास्टिक टपक रहा था। हालांकि उनके प्रस्ताव को ठीक करने के लिए अशिष्टता होगी, लियू लांजी ने किसी ऐसे व्यक्ति को संप्रदाय स्वीकार नहीं करना चाहा था जिसने अपने ही संप्रदाय के आदर्श की हत्या कर दी थी। डर था कि उनके प्रस्ताव अच्छे से अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनकी डरावनी उपस्थिति का तो जिक्र ही नहीं, वह अपनी अकेली उपस्थिति से ही उसे काफी मजदूरों पर मजबूर कर रही थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अपने प्रस्ताव को ठीक करने के बाद सुयांग ने बरनह चैड ली, अंदर से शांत महसूस करने के बावजूद अपमानजनक नाराज दिख रहे थे। आप मेरी सहमति को ठीक कर रहे हैं। 4000 साल से अधिक समय हो गया है जब किसी ने आखिरी बार मेरी उदारता को ठीक किया गया था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उनकी धीमी आवाज, जो अप्रसन्नता के अंतिम स्वर में कही गई थी, को सुनकर लियू लांजी बुरी तरह से कांपने लगी और सुयांग की नज़र से पकड़ने वाली हत्या के इरादे से उनके पैर भी स्पष्ट रूप से कांप रहे थे। 4000 साल, लियू लांजी ने मन ही मन कहा, लगभग जोर से चिल्लाते हुए। 4000 वर्ष से अधिक समय तक जीवित रहना और फिर युवा और ऊर्जावान दिखना किसी व्यक्ति को किस साधना आधार की आवश्यकता होगी। अब तक लियू लांजी को इतना पसीना आ रहा था कि जिस स्थान पर वह खड़ी थी वह तरल पदार्थ से ढक गया था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी पेशाब किया हो। तुम्हारी उम्र में लीक होने के कारण तुम वास्तव में एक छोटी लड़की हो। सुयांग ने परीक्षा हॉल में शुरू में उसके साथ किए गए अहंकारी रवैये को याद करते हुए उसे चिढ़ाना जारी रखा। लियू लांजी ने अपने पैरों की ओर देखा और उसे एहसास हुआ कि उसके पैरों के नीचे का तरल पदार्थ वास्तव में पेशाब था, पसीना नहीं। उसने डर के मारे गलती से खुद को पेशाब कर लिया था। 3 सीनियर के सामने ऐसा अपमानजनक दृश्य दिखाने के लिए माफी मांगता हूं, लियू लांजी ने कांपती आवाज में कहा, अपनी गरिमा से ज्यादा उनकी उपस्थिति के लिए चिंता दिखाए। ये देखकर कि वह वास्तव में रोने वाली थी, सुयांग ने फैसला किया कि उसे चिढ़ाना बंद करने का समय आ गया है और उसने ली कियांग के मृत शरीर की ओर इशारा करते हुए कहा, आपके कुलपति की हत्या के लिए आपके संप्रदाय को मेरा मुआवजा यह है कि मैं उसका बनने को तैयार हूं। पितृसत्ता जब तक आपको उस कूड़े के बदले में कोई दूसरा स्थान नहीं मिल जाता। क्या? लियू लांजी ने चकित आंखों से उसकी ओर देखा, मानो वह अविश्वास में थी। वह सुयांग के शब्दों से इतनी स्तब्ध थी कि उसे कई क्षणों के बाद भी अपनी सुनवाई पर संदेह हो रहा था। आपने मेरी बात सुनी? सुयांग अलमारी की ओर जाने के लिए रुका, जहां उसने पैट्रियार्क के लिबादे का एक साफ सेट निकाला, यहां तक कि इसे अपने बाहरी दरबार के शिष्यों के लिबादे के ऊपर भी पहना और जारी रखा, मेरे पास बहुत समय होता है मेरे हाथ, इसलिए मुझे इन कपड़ों को पहनने में कोई आपत्ति नहीं है जब तक आपको कोई उचित प्रतिस्थापन नहीं मिल जाता। लेकिन लियू लांजी अपनी चिंता व्यक्त करना चाहती थी, लेकिन सुयांग पहले से ही उससे एक कदम आगे थी। इसमें चिंता करने की क्या बात है? मैं केवल नाम का पितृसत्ता रहूंगा, इसलिए न केवल मैं संप्रदाय के भीतर कुछ भी नहीं बदलूंगा, बल्कि जब तक मैं यहाँ हूं तब तक इस स्थान की रक्षा भी करूंगा। उनके शब्दों के बावजूद लियू लांजी अभी भी अपने वास्तविक इरादे के प्रति संदिग्ध महसूस कर रहे थे। वह इस संप्रदाय का कुलपति बनने की पेशकश क्यों करेगा जबकि कुलपति बनने से उसे कोई लाभ नहीं होगा? वह उसके बाहरी दरबार के शिष्यों के लिए बने कपड़े क्यों पहन रहा था? क्या वह ये भी भूल गए कि यही कारण है कि संप्रदाय में अब कोई पितृसत्ता नहीं है? ये कैसा रहेगा? सुयांग ने बोलना जारी रखा। मैं समझता हूं कि आप मेरे इरादों से सावधान हैं, क्योंकि किसी को भी ऐसा ही महसूस होगा। हालांकि आप भूल गए हैं कि मेरे पास पितृसत्ता की भूमिका निभाकर अपना समय बर्बाद किए बिना इस छोटी सी जगह को कुचलने की क्षमता है। मेरी वास्तव में इस जगह के प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण महत्वाकांक्षा नहीं है, केवल ऊब रहा हूं और अपने शाश्वत समय को गुजारने के लिए कुछ करना चाहता हूं। हालांकि मैंने आपके पितृपुरुष को मार डाला, वह वास्तव में सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जो उसने खुद पर लादी थी। उद्धरण चिन्ह। एक पल की चुप्पी के बाद, तुम क्या कहती हो, छोटी लड़की? मैं इस संप्रदाय को कुछ साधना तकनीकों से भी आशीर्वाद दे सकता हूं जो मैंने अपने विनम्र जीवन के दौरान प्राप्त की थीं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियू लांजी चुप रही, फिर भी उसके स्पष्टीकरण के बाद उसकी आंखें काफी बदल गईं। उसके दिल में अभी भी संदेह था, क्योंकि उसने जो कुछ भी कहा वह सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने उसे अपने प्रस्ताव को अस्वीकार करने का बहुत कम कारण भी दिया। सच तो यह है कि उसकी पेशकश से जो फायदे हो सकते थे वे इसके नुकसान से कहीं ज्यादा थे। अध्याय 87 सोने के समय की कहानी। कई बुजुर्गों की शैलियां के बाद लियू लांजी विचारशील भाव के साथ यहाँ खड़ा रहा। हालांकि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहता था जो संप्रदाय का शिष्य भी नहीं था, लेकिन उसके पास वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं था, क्योंकि छोटे संप्रदाय जैसे प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के लिए उसकी शक्ति बहुत गहरी थी।
इसके अतिरिक्त यदि उसने कहा कि वह सच है कि वह समुदाय की रक्षा कर रहा है और यहाँ तक कि उन्हें कुछ कृषि तकनीकें प्रदान करने की इच्छा है, तो खेती की दुनिया में समुदाय की स्थिति आकाश तक पहुँच सकती है, जिससे उन्हें वास्तव में बड़े पैमाने पर आर्किटेक्चर के साथ इस दुनिया में मिल सकता है। कल्टीवेशन वर्ल्ड के भीतर प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय की वर्तमान स्थिति कुछ भी उपयुक्त नहीं थी, यहाँ तक कि दिव्य तलवार संप्रदाय जैसे दिग्गजों की आंखों में चिंटियों की तरह दिखता था, लेकिन इस रहस्यमय पुराने राक्षसों की उपस्थिति के साथ शायद वे भी गायब हो गए, बस चींटियां हो सकती हैं। लियू लांजी ने स्वर को हरा दिया, वह अचानक अपनी सीख बंद कर ली। फिर उसने अपने शरीर को नीचे करना शुरू कर दिया जब तक कि वह सारांश पर दबाव के बल नहीं बैठा। लियू लांजी ने पैट्रियार्क का स्वागत किया। उसने जोर से कहा। ये देखकर सू यांग ने चिल्लाए हुए सिर हिलाया। बहुत अच्छा, फिर मैं कुछ देर और इन प्रोडक्ट्स में रहूंगा। उदाहरण जैसा कि आपकी सहमति हुई थी, मैं संप्रदाय को नहीं छूऊंगा, नहीं मैं कुछ भी बदलूंगा, ताकि आप हर दिन हमेशा की तरह जारी रखें। जब तक संप्रदाय खतरे में नहीं है, मैं आपके व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, उन्होंने कहा। आगे कहा, उसकी क्या खबर है? लियू लांजी ने बेजान ली कियांग की ओर रुख किया और पूछा। मैं उनके शरीर और एक नए पितृत्व की घोषणा करता हूं कि आप नौकरी छोड़ दें। हालांकि आपने समुदाय के अंदर हर किसी से झूठी बात कही है, मैं बहुत अधिक गर्मी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे तेज शोर से अपमानित किया गया है, उन्होंने अनिवार्य रूप से कहा। उत्तर ली कियांग की मृत्यु की सारी जिम्मेदारियां उन पर हैं। कड़वाहट महसूस करते हुए लियू लांजी ने हिलाया सिर। मैं बाकी हूँ। अच्छा, फिर मैं कुछ समय के लिए चला जाऊंगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप इस जेडी इमेज का उपयोग करके मेरे संपर्क कर सकते हैं। फिर से विंडो के पास जाने से पहले सू यांग ने उस पर एक ZD स्फिकी जो पूरी तरह से संचार के लिए थी, और लियू लांजी ने उसके लिए कई बातें बताईं, फिर भी एक शब्द कहे बिना उसे जाते देखा। इस समय वह बस इतना चाहती थी कि वह जल्दी से निकल जाए ताकि वह अंततः अपने दिमाग को सुरक्षित कर सके। यह उल्लेख किया गया है कि बर्बाद न हो कि उसे मौत के बिना छोड़ दिया जाए और बहुत अधिक बारिश हो जाए। एक नए पुरातात्विक के रूप में जाना जाता है संप्रदाय के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है? लियू लांजी चकित स्वर में बुदबुदाया। सू यांग यिनयान पर्यटक स्थल छोड़ने के बाद अपने निवास वाले क्वार्टर में लौट आए, जहां क्यूयू ने धैर्यपूर्वक अपनी वापसी का इंतजार किया। आप अभी भी जाग रहे हैं। हालांकि आपके स्तर पर कल्टीवेटर को अधिक नींद की आवश्यकता नहीं है, आप थके हुए दिखते हैं। थोड़ी नींद लें, अन्यथा यह आपकी सुंदर त्वचा को प्रभावित करेगा, सू यांग ने क्यूयू से वापस लौटते ही कहा, ऐसा दिखाते हुए उसे उसकी गुप्त निगरानी के बारे में पता नहीं था। क्यूयू ने चुपचाप सिर हिलाया। फिर उसने अपने पैरों को कमल की स्थिति से खोल दिया और उसके बिस्तर पर लेट गई, ऐसा मानकर कि यह उसका अपना बिस्तर हो। सू यांग उसकी हरकतों पर केवल मुस्कुरा सकती थी और उसने उसे अकेला छोड़ने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही वह मुड़ा, एक धीमी और मधुर आवाज गूंज उठी। मुझे पहले की तरह एक कहानी बताओ। क्यूयू बुदबुदाया, उसकी निगाहें अकेलेपन के भाव से उसकी पीठ पर टिकी हुई थीं। अपने कदम रोकते हुए सू यांग ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, आज रात तुम कौन सी कहानी पसंद करोगे, मेरी बिगड़ल छोटी राजकुमारी? यह एक ऐसा वाक्यांश था जिसका वह नियमित रूप से उपयोग करता था जब भी वह उससे सोने के समय की कहानी पूछती थी। उस नश्वर लड़की की कहानी जिसने अपने लापता पिता की तलाश में ब्रह्मांड की यात्रा की। जब से मैंने इसे पहली बार सुना, तब से यह मेरी पसंदीदा बन गई। उसने उत्तर दिया। मुझे पता है, सू यांग ने कहा। मैंने आपको जो सैकड़ों कहानियां सुनाई हैं, उनमें से यह एकमात्र कहानी है जिसे आप चाहते थे कि मैं दोहराऊं। सू यांग फिर उसके बगल में बिस्तर पर बैठ गई और उसने कोमल आवाज में कहानी सुनाना शुरू कर दिया, जबकि क्यूयू ने सुनने के लिए धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। वहां एक युवा लड़की थी जिसका नाम था। वह अपने देखभाल करने वाले पिता से बहुत प्यार करती थी, जो उसे खाना खिलाने के लिए तब तक काम करते थे जब तक वह थककर गिर नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन वह अचानक भूत की तरह गायब हो गया। अपने पिता के लापता होने से आहत होकर वह उनकी तलाश में यात्रा पर निकल गई। अपनी यात्रा में उसने अनगिनत राक्षसों और जानवरों का वध किया, यहाँ तक कि वह दुनिया भर में एक प्रसिद्ध नाम बन गई। लेकिन अफसोस, अपनी विश्वव्यापी प्रसिद्धि और गहन शक्ति के बावजूद वह कई वर्षों के बाद भी अपने पिता को खोजने में असमर्थ रही। हालांकि उसने हार नहीं मानी और तलाश जारी रखी। एक दिन उसने इंसान की सीमाएं तोड़ दी और दुनिया के किसी भी कल्टीवेटर से भी ऊंची उड़ान भरी। आखिरकार वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई जहां वह तारों को पार करने और तारों से भरे आकाश की यात्रा करने में सक्षम हो गई। उसे अपने पिता की तलाश में अपनी यात्रा शुरू करने के बाद से अनगिनत साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके पिता, जो गायब होने के समय एक नश्वर प्राणी थे, के इस समय भी जीवित रहने की संभावना न के बराबर थी। हालांकि कई साल पहले ही इस तरह के तथ्यों से अवगत होने के बावजूद जिद्दी बेटी उस दिन का इंतजार करती रही जब उसके पिता हर दिन उसके सामने आते थे। आखिरकार वह भाग्य को भी प्रभावित करने की शक्ति के साथ ब्रह्मांड में सबसे मजबूत अस्तित्वों में से एक बन गई। उसने फिर एक पौराणिक स्थान की यात्रा की जहां नासमझ आत्माएं पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रही थीं। कुछ आत्माएं हजारों वर्षों से वहां मौजूद थीं।
जब सू यांग इस बिंदु पर पहुंची तो क्यूयू काफी देर तक सो रही थी। उसका सोया हुआ चेहरा सोती हुई परी की तरह सुंदर और एक बच्चे की तरह शांत था जो गहरी नींद में सो रहा था। सू यांग ने कहानी सुनाना बंद कर दिया और अपने हाथों से उसके आंसुओं से सने चेहरे की ओर हाथ बढ़ाया और उसके रेशमी चेहरे से आंसुओं के निशान पोंछे। वह बिस्तर से खड़ा हो गया और कुछ ही देर बाद दरवाजा बंद करके कमरे से बाहर चला गया। हाँ, सू यांग ने एक बार जब वह अकेला था तो एक गहरी आह भरी। उसकी निगाहें अनगिनत गहरे विचारों से भरी हुई लग रही थी क्योंकि उसे अपने पिता को खोजने की कोशिश कर रही युवा लड़की की कहानी याद आ गई। और उस उदास रात के शेष समय में सू यांग लिविंग रूम में चुपचाप बैठी रही। ऐसा लग रहा था कि वह गहरे विचारों में डूबी हुई है। अध्याय 88। क्या तुम अब भी मुझे याद करते हो? जब सुबह हुई तो सू यांग अतिथि गृह से निकलकर वितरण केंद्र की ओर चल पड़े, जहां संप्रदाय के शिष्य अपना मासिक नामांकन और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए निकलते हैं। वितरण केंद्र में एक खूबसूरत महिला एक पेट्रियल के भीतरी हिस्से में प्रतीक्षा कर रही थी। शिष्यों को स्पिरिट स्टोन और अन्य सामान का सामान दिया जा रहा था। सू यांग लाइन पीछे चली गई और बाहरी दरबार के शिष्य पीछे खड़े हो गए जो पहले आए थे। अरे देखो, उसे वह सू यांग है ना? शिष्यों की कतार में एक ने उसे पहचानते हुए आसपास के शिष्यों से बुदबुदाया में चिंता और स्वर मिलाया। उनके और दाई झेंग के बीच मृत्युदंड के नतीजे अभी भी कई बाहरी कोर्ट के शिष्यों के दिमाग में गूंज रहे थे, इसलिए अभी भी कई लोग थे जो उनके प्रति भय महसूस कर रहे थे। सू यांग, जब आसपास में मौजूद शिष्यों में से एक ने अपना नाम सुना तो उसने अपनी आंखों में उत्साह के साथ उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जो कि वहां मौजूद अन्य शिष्यों के बिल्कुल विपरीत था जो उसे वास्तविक आंखों से देख रहे थे। एक बार जब उसने पुष्टि की कि वह वास्तव में सू यांग से बाहर है तो ये युवा शिष्या पद से हटने के लिए अपने पास से चली गई। सू यांग, आपको अब भी मुझे क्या याद है? ये शिष्या घमंडी आचरण वाली एक युवा सुंदरी थी और वह सू यांग के पास अपनी बाहें फैली कर खड़ी थी। सू यांग ने इस युवा देवमूर्ति को देखा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से मैं नक्षत्र को याद करता हूँ। मैं इस संप्रदाय के अंदर अपने पहले ग्राहक को कैसे भूल सकता हूँ? ये युवा सुंदरी वास्तव में जो जुबान थी जिसे पूरे संप्रदाय में सू यांग की तकनीक का अनुभव करने वाला पहला व्यक्ति होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मुझे अपनी पीठ ठीक करने के लिए आपको ठीक से धन्यवाद देना का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना का यह मौका लेना चाहता हूँ। जो जुबान ने शालीनता से अपने परिधानों को प्रस्तुत किया और सुंदर मुद्रा में प्रणाम किया। धन्यवाद सू यांग, उसने सबसे पहले रिश्ते के साथ कहा। जब अन्य शिष्यों ने देखा कि जिस तरह जो जुबान ने सू यांग के प्रति इतना सम्मानहीन व्यवहार किया तो वे उड़ गए। मित्र शिष्यों के रूप में वे उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते थे, विशेष रूप से उनके व्यवहार और अभिमानी चरित्र के बारे में, जो सू यांग ने राक्षसी का सामना करने के लिए भी कोई डगमगाता नहीं किया था। इसलिए जब वह अपने चरित्र के बिल्कुल विपरीत कार्य करती है तो वे स्वाभाविक रूप से अवाक रह जाते थे। मुझे आवेदन पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने केवल अपना काम किया है, कुछ ऐसा जिसके लिए आपने पहले ही भुगतान कर दिया था, सू यांग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जो जुबान ने एक पल के लिए उसे गौर से देखा, उसके साथ ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ कहना चाहती हो। एक क्षण बाद वह लिटिल लाल के साथ बोली, उसके बारे में। तब से लगभग 1 महीना हो गया है और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप अभी भी ऐसी सेवाएं क्यों दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। चौधरी सू यांग ने अपनी सेवा बंद करने की खबर बहुत पहले ही दी थी कि वह अपने घर तक पहुंच गया था। जो जुबान ये सुनिश्चित करना चाहता था कि अफवाहें वास्तव में सच थीं। मैं 100 प्रीमियम अंक देने को तैयार हूं, यहां तक कि 200 भी। उसने बोलना जारी रखा, उसकी आवाज़ थोड़ी हताश करने वाली लग रही थी। जब से जो जुबान ने उसकी ईश्वर जैसी तकनीकों का अनुभव किया, वह हर दिन उसके कमरे में लौटने के लिए उत्सुक थी, एक ऐसी जगह जिसे वह एक वास्तविक स्वर्ग मानती थी। उसकी भावुक आंखों में चाहत देखकर सू यांग मुस्कुराए। हालांकि अब मुझे प्रीमियम पॉइंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद को स्ट्रेच करने के लिए दिन भर में कुछ ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है। फिर वह उसके कानों के पास गया और फुसफुसाया, हालांकि मैं तुम्हारी मसाज के अलावा और भी बहुत कुछ करूंगा। जो जुबान का पूरा शरीर उसकी मनमोहक आवाज़ से कांप उठा और वह चकित भाव के साथ वहीं खड़ी रही। उसका दिल युद्ध के ढोल की तरह धड़क रहा था। सिर्फ एक मालिश से अधिक। जो जुबान का मानना था कि वह सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहा था, फिर भी वह ऐसे दिन के प्रति उच्च प्रत्याशा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। जो जुबान का सुंदर चेहरा इस समय लाली से भर गया था, जिससे वहां मौजूद शिष्य और भी चकित हो गए। उसने उससे क्या कहा? उसका पूरा चेहरा लाल हो गया है। वहां के शिष्यों को आश्चर्य हुआ। और ठीक है, जो जुबान ने सिर हिलाया और अगले ही पल वापस चलने के लिए मुड़ी जहां उसके दोस्त खड़े थे। उसकी हरकतें स्पष्ट रूप से कठपुतली की तरह कठोर थीं। वह उसके शब्दों से इतनी लज्जित महसूस कर रही थी कि पेट में हलचल महसूस किए बिना वह उसके पास खड़ी नहीं रह सकती थी, इसलिए वह तुरंत पीछे हट गई। सू यांग केवल उसकी प्रतिक्रिया पर मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। फिर उसकी नज़र मंडप के अंदर सुंदर महिला पर पड़ी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह।
मंडप में मौजूद खूबसूरत महिला ने एक बार भी लाइन में लगे शिष्यों को चीजें बांटना बंद नहीं किया, लेकिन सु यांग ने उसके आने के बाद से ही उस पर उसकी निगाहों को स्पष्ट रूप से महसूस कर लिया था। पंक्ति तेजी से आगे बढ़ी और कुछ ही मिनटों में 2 दर्जन शिष्यों द्वारा छोटी हो गई। लाइन पर अपेक्षाकृत शांति थी, लेकिन जब जो जुबान और उसके दोस्त अपना सामान वापस लेने के लिए मुड़ने वाले थे तो वहां मौजूद शिष्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिससे वहां मौजूद हर किसी ने अपना सिर घुमा लिया। दूर से नीले वस्त्र पहने 2 शिष्य तेजी से क्षेत्र की ओर आ रहे थे, एक अत्यंत सुंदर युवा महिला और एक अत्यंत सुंदर युवक, और लाइन के पास आते ही उन दोनों के चेहरे पर एक दबंग अभिव्यक्ति थी। और 2 नीले वस्त्रधारी शिष्यों को अपना मुंह खोलने की आवश्यकता के बिना पंक्ति के भीतर हर कोई पीछे की ओर कदम उठाने लगा, जिससे पूरी पंक्ति को पंक्ति के सामने जगह बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सु यांग ने स्थिति और जोड़े की उपस्थिति पर बाहरी अदालत के शिष्यों की प्रतिक्रिया पर नाराजगी व्यक्त की। प्रमुख शिष्य, और उनमें से 2 उस पर, ये वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई युन और वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन फेंग हैं, और वे एक साथ भी हैं। क्योंकि कोर शिष्यों को प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के केंद्र में अपने खेती वाले क्षेत्रों के बाहर शायद ही कभी देखा जाता है, बाहरी दरबार के शिष्य दोनों को देखकर उन्मादी स्थिति में आ गए, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वे मशहूर हस्तियां हों। तो ये प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के मुख्य शिष्य हैं। सु यांग ने तुरंत अपने चरम ट्रू स्पिरिट रियलम साधना आधार पर ध्यान दिया, जो अब तक देखे गए लगभग हर संप्रदाय के बुजुर्गों की तुलना में अधिक मजबूत था, और उन्हें याद आया जब लैन लिक्विंग ने मुख्य शिष्यों को स्वर्ग द्वारा चुने गए विलक्षण कहा था। मैंने उसका चेहरा पहले कहाँ देखा है? सु यांग ने महिला कोर शिष्या के चेहरे को घूरते हुए सोचा। अध्याय 89 में जल्द ही आपसे मिलूंगा। जब सु यांग ने महिला कोर शिष्या को देखा तो उसने उसे बनिंग लोड्स फिल्म घर से लगभग तुरंत पहचान लिया। उसका अनुमान था कि वह एक अमीर लड़की थी जिसके लिए उसकी सारी राक्षसी संपत्तियां खरीदी गई थीं। जब उन्होंने पहली बार फिल्म के दौरान फिल्म देखी तो उन्होंने न केवल बाहरी स्टूडेंट के कपड़े पहने थे बल्कि उनकी स्कूल भी निकली थी। हालांकि सु यांग ने जैसे ही उसे फिल्म घर में देखा उसने आसानी से अपने भेष को पहचान लिया। यही कारण है कि उसने अब भी उसे पहचान लिया, भले ही वह उस समय बिल्कुल अलग दिख रही थी। ध्यान से बचने के लिए भेष संक्रांति वाले हर जगह को देखा जा सकता है, इसलिए सु यांग को उसकी आंखें दिखाई नहीं दी। हालांकि उसे इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी चरम ट्रू स्पिरिट विशेषता को कितनी सारी एलिमेंट्री ग्रेड और प्रोफाउंड ग्रेड मॉन्स्टर कोर की आवश्यकता क्यों होगी, क्योंकि वे खेती के आधार पर किसी को लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वह उनमें से एक ऐसे 100 का उपभोग कर ले। संभवतः ये कोर शिष्य लाइटनिंग कैच से कई यिन तत्व राक्षस कोर की खेती करके अपने यिन क्यू की गुणवत्ता को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन ये भी असंभव लग रहा था क्योंकि बहुत बेहतर और सहयोगी विकल्प हैं। इसलिए जब तक ये कोर शिष्य मूर्ख नहीं था, उसे केवल लाइटनिंग कैट मॉन्स्टर कोर पर इतना अधिक संसाधन खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वरिष्ठ बौद्ध बहन फैंग, वह संप्रदाय में मौजूद केवल 8 प्रमुख शिष्यों में से एक है। न केवल उसका व्यक्तित्व सबसे अच्छा है, बल्कि उसकी सबसे अनोखी प्रतिभा भी है, जो 16 साल की छोटी उम्र में शिष्य भावना क्षेत्र तक पहुंच गई और चरम पर पहुंच गया। दिव्य आत्मा क्षेत्र का केवल 10 साल बाद। वास्तव में प्रतिभाओं के बीच एक प्रतिभा। वरिष्ठ बाल भाई यू प्रतिभा के मामले में वह थोड़ा पीछे है, 27 साल की उम्र में चरम अध्यात्म क्षेत्र तक पहुंच गई, लेकिन उसके पास बेहद वैचारिक यांग है, जिसका अर्थ है कि उसकी यांग क्यूई सामान्य से प्रभावशाली है, इसलिए हमेशा महिला शिष्याएं अपने कक्ष में प्रवेश के लिए कतार में प्रतीक्षा कर रही हैं। सु यांग आश्रम में वर्तमान आसपास के शिष्यों में से 2 कोर शिष्यों के प्रति अपने विस्मयादिबोधक व्यक्ति सुन रहे थे। उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ कि संप्रदाय में हजारों शिष्यों में केवल 8 कोर शिष्य हैं। क्या मूल शिष्यों के लिए वास्तव में इतनी सख्त आवश्यकताएं हैं, या इस संप्रदाय के शिष्यों के लिए केवल कितने मानक दर्जे हैं? जब 2 कोर शिष्य मध्य प्रदेश में सामने आए तो काउंटर के पीछे युवा संप्रदाय के बुजुर्ग उनका स्वागत करने के लिए चले गए। वितरण केंद्र आज मुख्य शिष्यों के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है? मैं आज केवल कनिष्ठ भाई बहन फैंग के साथ जाने के लिए यहाँ आया हूँ, सुंदर किशोरी ने नवजात शिशु के साथ कहा। उसकी नज़र फैंग से हेलन पर थी। फैंग झेलन आगे बढ़ा और कहा, मेरे पास स्पिरिट स्टोन्स खत्म हो गए। जैसे ही काउंटर के पीछे सैक टेल्डर ने फैंग झेलन के शब्द सुने, अभिव्यक्ति थिंक की। शिष्य फैंग, उन कुछ 100 स्पिरिट स्टोन्स का क्या हुआ जो हमें आपको पिछले सप्ताह दिए गए थे? संप्रदाय के बुजुर्गों से पूछा, जो पहले से ही उत्तर जानता था। ये सब खर्च हो गया है, उसने शांति से उत्तर दिया। अय्या, संप्रदाय के बुजुर्ग ने जोर से आह भरी। शिष्य फैंग, हालांकि मुख्य शिष्यों को संप्रदाय के भीतर लगभग सभी संसाधनों का विशेषाधिकार प्राप्त है, लेकिन आप कितना बर्बाद कर सकते हैं इसकी एक सीमा है। आपने केवल इस महीने ही 1000 से अधिक स्पिरिट स्टोन्स पुनः प्राप्त कर लिए हैं। इस दर पर हम करेंगे धनशोधन अक्षम होना। जब शिष्यों ने संप्रदाय के बुजुर्ग की बातें सुनी तो उन सभी ने कड़वाहट व्यक्त की। संप्रदाय के लगभग सभी लोग फैंग झेलन की अतिरंजित खर्च करने की आदतों से अवगत थे, जिसे वे उसका एकमात्र दोष मानते थे, इसलिए वे मौजूदा स्थिति से आश्चर्यचकित नहीं थे।
आपने ऐसा क्या खरीदा जिसके लिए आपको इतने कम समय में इतनी बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स खर्च करने पड़े? संप्रदाय के बुजुर्ग ने पूछा। राक्षस कोर्ट फैंग झेलन ने तुरंत उत्तर दिया, उसकी आवाज़ अभी भी उदासीन थी। मैंने पूछा ही क्यों? संप्रदाय के बुजुर्ग ने फिर आह भरी। अच्छा, वह पेटू जानवर उन राक्षसी कोर से कितना बढ़ गया? वह सच्चे आत्मा क्षेत्र में पहुंच गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह NOVELBAN। संप्रदाय के बुजुर्ग एक पल के लिए चुप हो गए। कितने आत्मा पत्थर? वह हारे हुए स्वर में बोली। 100। संप्रदाय के बुजुर्ग ने फिर एक छोटा चमड़े का बैग निकाला और उसे फैंग झेलन को सौंप दिया। यदि यह वह चीज़ नहीं होती जिसे आप तैयार कर रहे हैं, तो सेक्ट मास्टर्स ने आपकी खर्च सीमा को बहुत पहले ही सीमित कर दिया होता। फैंग झेलन ने स्पिरिट स्टोन का बैग स्वीकार कर लिया और सुंदर युवक के साथ जाने के लिए मुड़ गया। हम बाहरी कोर्ट के शिष्यों और कोर शिष्यों के बीच असमानता वास्तव में बहुत बड़ी है। वहां के शिष्यों ने ईर्ष्या से आह भरी कि फैंग झेलन कितनी आसानी से स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त करने में सक्षम था। 100 स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त करने के लिए उन्हें वर्षों के प्रयास की आवश्यकता होगी। फैंग झेलन को बस सामने आना होगा और कुछ शब्द कहने होंगे। आप सभी किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करें और लाइन को फिर से चालू करें। जब मुख्य शिष्यों के चले जाने के बाद भी लाइन नहीं हिली तो संप्रदाय के बुजुर्ग चिल्लाए। अंततः शिष्य आपे से बाहर हो गए और फिर से आगे बढ़ने लगे। मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा, सू यांग। जो जुबान ने वितरण केंद्र से अपनी चीजें पुनः प्राप्त करने के बाद जाने से पहले कुछ शब्द कहने के लिए सू यांग के पास लौट आई। कुछ मिनटों के बाद जब अंततः काउंटर पर सू यांग की बारी आई तो वह संप्रदाय के बुजुर्ग के पास पहुंचा। आप सू यांग हैं? जैसे ही वह सामने आया, संप्रदाय के बुजुर्ग ने पूछा। हाँ, उसने उसे अपना पहचान चिन्ह सौंपते हुए कहा। संप्रदाय के बुजुर्ग ने उसकी पृष्ठभूमि की पुष्टि करने के बाद सिर हिलाया और उसने उसे 3 जोड़ी हरे वस्त्र और एक छोटी थैली जिसमें 5 स्पिरिट स्टोन और एक ज़ेड स्लिप दी, जो उन चीज़ों की सूची से संबंधित नहीं थी जिन्हें वह यहाँ प्राप्त करने के लिए आया था। जब आप तैयार महसूस करें तो आप एक नया रहने का क्वार्टर ढूंढने के लिए इन कोर्ट जा सकते हैं। मैं समझता हूँ। जब सू यांग जाने के लिए मुड़ा तो वहां मौजूद शिष्यों ने उसे चौड़ी आंखों और झुके हुए जबड़ों से देखा। अरे, उसके हाथों में हरे वस्त्र देखो। क्या वह सू यांग है? वह कब से इन कोर्ट का शिष्य बन गया? क्या ये कैसे संभव है? अगर मुझे ठीक से याद है तो वह केवल 1 महीने पहले प्राथमिक आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था। वहां जो लोग सू यांग और संप्रदाय के भीतर उसकी स्थिति को जानते थे, उन्हें लगा कि उनके पैरों की ताकत तेजी से खत्म हो रही है। वह अचानक से इन कोर्ट का शिष्य बनने में कैसे कामयाब हो गया? निश्चित रूप से वह इतने कम समय में गहन आत्मा क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाया। अरे, पिछली बार जब कई लोगों ने उसे देखा था तब भी वह एक अपंग कचरा था, फिर भी 1 महीने बाद और वह इन कोर्ट का शिष्य बन गया। असंभव। देखते ही देखते घटनास्थल पर हंगामा मच गया। वहां के बाहरी कोर्ट के अधिकांश शिष्यों ने सू यांग का नाम कम से कम एक बार सुना है, क्योंकि उनकी मृत्यु किसी ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो उनसे 2 साधना स्तर ऊपर था। हालांकि वह उस दौरान केवल प्राथमिक आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था और आंतरिक न्यायालय का शिष्य बनने के लिए किसी को कम से कम गहन आत्मा क्षेत्र तक पहुंचना होगा। क्या सू यांग ने वास्तव में 7 स्तरों को पार किया और इतने कम समय में गहन आत्मा क्षेत्र हासिल कर लिया? उस पुरुष ने ये कैसे किया? सू यांग ने उन कई हैरान निगाहों को नज़रअंदाज कर दिया जो उसे घूर रही थीं और शांति से वहां से चली गईं। यदि वे जानते थे कि वह वास्तव में पहले से ही सच्चे आत्मा क्षेत्र में था, तो कौन जानता है कि वे किस प्रकार की प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। संप्रदाय के भीतर एक आंतरिक न्यायालय के शिष्य के रूप में सू यांग की नई स्थिति के बारे में जानने के तुरंत बाद वहां के शिष्यों ने पूरे बाहरी न्यायालय में जंगल की आग की तरह खबर फैलाना शुरू कर दिया। और निश्चित रूप से हर कोई अप्रत्याशित समाचार से चकित था, विशेषकर वे जो उससे अधिक परिचित थे। जहां तक उन लोगों की बात है जो उसे धमकाते थे और उसके साथ कूड़े जैसा व्यवहार करते थे, उन सभी ने खुद को अपने घरों में बंद कर लिया, उस दिन के डर से जब सू यांग बदला लेने के लिए वापस आएगी। अध्याय 90 धारा को आतंकित करना। सू यांग के इन कोर्ट के शिष्य बनने की खबर से कई बाहरी कोर्ट के शिष्यों को बहुत झटका लगा। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि वह प्राथमिक आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर से 1 महीने से भी कम समय में गहन आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने में सफल हो रहा था, लेकिन चारों ओर बहुत सारे स्मारक चल रहे थे। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि सू यांग को अपने सांप्रदायिक मिशन के दौरान एक लकी मैग मिली थी जिससे उनकी खेती को बढ़ावा मिला, और अध्ययनों ने अनुमान लगाया कि उन्होंने किसी प्रकार के अंतिम आश्चर्य का उपभोग किया था। किसी भी तरह से तथ्य यह है कि सू यांग, जो एक अपंग और सस्ते कूड़े के टुकड़े का काम करता था, एक इन कोर्ट शिष्य बनने में सफल रहा, जबकि उनके पास अभी भी केवल बाहरी कोर्ट शिष्य हैं, जिससे कई शिष्यों को भूख लगी है कि गहरी भावना पैदा हुई। सू यांग के कमरे के अंदर कियुए ने धीरे धीरे अपनी चांद जैसी असली और गंदी गति से बैठ गई। फिर उसने चकित भाव से चारों ओर देखा, गहरी नींद से हल्का प्रभाव महसूस कर रही थी। सू यांग से मिलने से पहले वह हमेशा सेक्रेड मून पैलेस के लिए उच्च दावेदारों पर रहती थी, इसलिए उसे कभी भी शांति से सो नहीं थी।
हालांकि अब जब सुयांग अपनी उपस्थिति में थी तो उसकी सारी चिंताएं डेंटल की तरह गायब हो गईं और एक बच्चे की तरह सोने की बोली मिल गई। पिताजी। जब वह सुयांग की चोटी पर पहुंचा तो उसके दिल में डर की भावना पैदा हो गई। उसे लगा कि सुयांग से मुलाकात महज एक सपना है। पिताजी। अविश्वास क्यूयूडेट से बाहर कूद गया और उसके आध्यात्मिक आधार के साधक के शरीर को बाहर निकाल दिया गया, जिसने तुरंत पूरे प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय पर एक भयानक दबाव डाला, जिससे संप्रदाय के अंदर हर कोई हिंसक रूप से कांपने लगा। ऐसा महसूस हुआ मानो कोई भयानक जानवर हो निकट। अचानक दबाव ने कई लोगों को झकझोर कर रख दिया और उन्हें विश्वास हो गया कि उन पर हमला हो रहा है, और कई शिष्य तो सीधे जमीन पर गिर पड़े जब उनके समर्थकों ने उनका साथ छोड़ दिया। संप्रदाय के सहयोगियों ने सामूहिक भाव और हाथों में हथियार लेकर हथियार की दुकान से बाहर भागते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वे युद्ध के लिए तैयार थे। कीवू दिव्य प्रभु क्षेत्र में था, इस छोटे और घने विश्व में सबसे मजबूत सैनिकों से 2 पूरे क्षेत्र ऊपर, इसलिए उसके साधना आधार का एक छोटा सा हिस्सा भी पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के क्रांतिकारियों को दर्शन देने के लिए होगा। नीचे के इन गरीब शिष्यों की तो बात ही छोड़ दो। सच्चा आत्मा क्षेत्र, आप इतने सुबह लोगों को डराने धमकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अचानक लिविंग रूम से सुयांग की आवाज से गूंजी, जहां से क्यू डराई हुई अवस्था से बाहर निकली। स्तब्ध अभिव्यक्ति के साथ क्यू ने लिविंग रूम को देखने के लिए अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग किया, जहां से आवाज गूंज रही थी। जब उसने अपनी सुयांग को अपने आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से अपनी दिशा की ओर देखा तो उसका पूरा चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। कमरे का दरवाजा खुला और सुयांग सामने आई। अचानक अपने साधना केंद्र से पूरे संप्रदाय को आतंकित करने वाले, क्या आप खुद को समझाने की परवाह करते हैं? यहां तक कि मैं भी आपके छोटे से स्टंट से चौंक गया था। सुयांग ने स्थिति से थोड़ा चकित होकर उससे कहा। उद्धरण चिन्ह ... मुझे एक बुरा सपना आया, उसने कठोर स्वर में उत्तर दिया। भयानक सपना? सुयांग ने चौड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। अविश्वसनीय, अगर मैंने समय रहते तुम्हें न जगाया होता तो आज इस संप्रदाय में हर कोई दबाव के कारण दम घुटने से मर गया होता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। क्यू निःशब्द हो गया, वर्तमान में संप्रदाय के सभी लोगों की तुलना में और भी अधिक स्तब्ध महसूस कर रहा था। ये सोचकर कि वह दुर्घटनावश इतना हंगामा मचा देगी, उसे भी इस स्थिति पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक क्षण की अजीब चुप्पी के बाद सुयांग ने आह भरी और कहा, इसे भूल जाओ। बस याद रखें कि हम नश्वर लोगों से घिरे हुए हैं, इसलिए हमें अपने कार्यों के प्रति अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है, विशेष रूप से आपके क्यूयूए। उसकी बातें सुनकर उसने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, ऐसा दोबारा नहीं होगा। जैसे ही क्यूयू ने माफी मांगी, सुयांग उसके स्टोरेज रिंग में पहुंचा और एक जेड स्लिप निकाली जो चमक रही थी। वरिष्ठ, ये कैसा दबाव है? जेड स्लिप से लियू लांझी की भयभीत आवाज गूंज रही थी, जो स्पष्ट रूप से क्यूयू के दबाव के बारे में चिंतित थी। अहम। सुयांग ने अपना गला साफ किया और छिपी हुई आवाज में बोलना शुरू किया। मैंने पहले ही समस्या से निपट लिया है, अब आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या इससे पहले ही निपटा जा चुका है? यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम अपने चारों ओर जाकर देख सकते हो। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, उसने तुरंत उत्तर दिया। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अपने व्यवसाय पर लौट आऊंगा। सुयांग ने जेड स्लिप को निष्क्रिय कर दिया और अजीब भाव से क्यूयू की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। क्यूयू ने भी जानबूझकर उसकी निगाहों से बचते हुए अपना सिर घुमा लिया। वैसे भी मेरे पास कुछ जगह है जिस पर मुझे ध्यान देना है, सुयांग ने अचानक कहा। आप कहाँ जा रहे हैं? सुयांग ने अपनी भंडारण रिंग से एक और जेड पर्ची प्राप्त की जो उसे आज वितरण केंद्र में प्राप्त हुई और उसे सौंप दी। उन्होंने कहा, खुद ही देख लो। फिर क्यूयू ने जेड स्लिप की सामग्री को पढ़ने के लिए अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग किया। सामग्री पढ़ने के बाद उसने अजीब भाव से सुयांग की ओर देखा। उन्होंने तुम्हें क्यों चुना? उसने भौहें चढ़ाकर पूछा। यह अजीब होगा अगर परीक्षा हॉल में जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं चुना गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, परीक्षा हॉल में क्या हुआ? क्योंकि परीक्षा हॉल में मूल्यांकन के दौरान उसने अपनी आध्यात्मिक समझ के साथ उसका अनुसरण नहीं किया था, इसलिए वह इस बात से अनभिज्ञ थी कि वहाँ वास्तव में क्या हुआ था। क्या तुम सच में जा रहे हो? फिर उसने पूछा। यह मज़ेदार लगता है तो क्यों नहीं? इसका कौन सा भाग आपको मज़ेदार लगता है? उसने निराश स्वर में कहा। वह जेड स्लिप की सामग्री और इस तरह के प्रहसन में भाग लेने के उसके फैसले से स्पष्ट रूप से नाखुश थी। सुयांग चुप रहा, उसके चेहरे पर केवल मुस्कान दिखी। उद्धरण चिन्ह ... आप सच में बहुत बदमाश हैं पापा, उसने आह भरते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर सुयांग जोर जोर से हंसने लगी। वैसे भी इस कार्यक्रम के लिए निकलने से पहले मुझे किसी से बात करनी होगी। सुनिश्चित करें कि मेरे जाने के बाद आज जो हुआ उसे आप दोबारा न दोहराएं, उसने कमरे से बाहर निकलते हुए उससे कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एक बार सुयांग के चले जाने के बाद क्यूए ने फिर से उसके हाथ में मौजूद जेड स्लिप को देखा। मुझे वास्तव में इस जगह से नफरत है।
जब मुझे अभी मौका मिला तो मुझे इस जगह को नष्ट कर देना चाहिए था। उसने जेड स्लिप को अपने हाथों से कुचलने से पहले एक गहरी आह भरी, जब तक कि वह अनगिनत टुकड़ों में बिखर नहीं गई।